संदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का सेशन आज का कैसा होगा? क्या कल ही की तरह आज भी उतार चढ़ाव नजर आएंगे या फिर बाजार एक तरफा चाल तेजी की तरफ या फिर मंदी की तरफ पकड़ेगा? ये तमाम चीजों पर फोकस होगा। विदेशी बाजार के संकेतों से लेकर विदेशी संस्थागत निवेशक, वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने क्या कुछ किया है भारतीय बाजार में, खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स और दमदार रिसर्च, ये सब कुछ लेकर हाजिर हैं हम पावर ट्रेड में। यहाँ से आने वाले 2.5 घंटे काफी एक्शन पैक होने वाला है। इनफैक्ट दिन भर मार्केट का एक्शन हम आपके सामने रखेंगे। दिस मॉर्निंग अगर आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस जो हैं हल्की सी खरीदारी के साथ इस वक्त 24,694 के लेवल्स पर यानी कि 24,700 के नजदीक आप देख पाएंगे। मिले जुले संकेत विदेशी बाजार से, हालांकि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि विदेशी बाजार में इन पर्टिकुलर यूएस मार्केट्स में काफी अच्छा एक्शन नजर आ रहा है। आइए बाजार के बड़े ट्रिगर्स आपके सामने रखते हैं, उसके बाद विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत भी अभिषेक से जानेंगे। लेकिन बड़े संकेत और बड़े ट्रिगर्स की अगर बात करें, ऑन द फेस ऑफ इट अमेरिकी बाजार अच्छा एक्शन लगातार 2 सेशन से दिखा रहे हैं, अच्छे रिकॉर्ड्स पर क्लोज होते हुए। वहीं डाउ जोन्स में कर 68 अंकों की मजबूती के साथ हमने क्लोजिंग देखी। सारे के सारे मेजर इंडिसेस की अगर बात करें, चाहे नैस्डैक हो, S&P हो, मजबूती के साथ ट्रेंड करते हुए। हालांकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स में इस वक्त हल्का सा दबाव नजर आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी 24,700 के इर्द गिर्द हल्की फुल्की तेजी के साथ। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FIs कैश में 2,831 करोड़ की बिकवाली, लगातार ये ट्रेंड जारी। लेकिन उसके ठीक सामने DIs लगातार भारतीय बाजार में अपना कन्विक्शन दिखाते हुए, जोश दिखाते हुए 25th सेशन है, जबकि खरीदारी के आंकड़े DIs की तरफ से आते हुए। कच्चे तेल की चाल में इस वक्त हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट OPEC प्लस देशों के प्रोडक्शन बढ़ाने के फैसले का है। 3% फिसल कर कच्चा तेल करीब $68 के आसपास ट्रेंड करता हुआ। आज के सत्र में खबरों वाले शेयर्स, स्टॉक स्पेसिफिक मूव, साथ ही IPO का एक्शन भी ढेर सारा होने वाला है। BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नए ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रहेगा। 1092 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी को मिला है। और मान इंडस्ट्रीज पर एक बड़ा एक्शन आया है सेबी का, जिसके चलते डाउनसाइड विजिबल हो सकती है। बाजार खुलने पर स्टॉक पर भी नजर रखेंगे और इस पर विस्तार से बातचीत भी आगे करेंगे। एंड IPO मार्केट में 4 लिस्टिंग आज होने जा रही है। आपको बता दें, सेशासाई टेक्नोलॉजीज की आज लिस्टिंग होगी। वहीं जैरो इंस्टीट्यूट, आनंद राठी और सोलर वर्ल्ड एनर्जी, ये तमाम IPOs जो हैं आज मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखेंगे। सो न्यू एंट्रेंस है, इन लिस्टिंग्स पर भी लगातार हमारा फोकस है। कंपनीज की मैनेजमेंट से भी ईटीना स्वदेश बातचीत करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट IPOs सारे टेकअवेज हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए, तो ये बड़े संकेत इस वक्त जिसके इर्द गिर्द आज बाजार जो है कामकाज करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब विदेशी बाजार के संकेतों को विस्तार से समझते हैं। विदेशी बाजार में इस वक्त अमेरिकी बाजार की अगर चाल की बात करें, अच्छी मजबूती का ट्रेंड लगातार 2 सेशन से। लेकिन अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजार में तो सुस्ती के संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। जापान के बाजार निक्केई को देखें, कॉस्पी में भी हल्का सा दबाव है। हांगकांग और चीन के बाजारों में भले ही एक्शन है, लेकिन मिला जुला स्टांस एशियाई बाजार से। ओवरऑल ग्लोब का सेटअप कैसा नजर आ रहा है? मानसिक गुड मॉर्निंग। देखिए, मिला जुला ही है, क्योंकि एशिया में बाकी अगर हम बाजारों को देखेंगे तो वहां से कोई साफ ट्रेंड निकल के आ नहीं रहा है। जापान का बाजार कमजोर है, कोस्पी में देखने की सपाट कारोबार हो रहा है। लेकिन अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल हमने देखा कि लगातार दूसरे सत्र में तेजी रही। डाउ जोन्स कल 68 अंक चढ़ के बंद हुआ। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में 107 अंकों की तेजी रही। नेस्डेक में तेजी डाउ के मुकाबले थोड़ी ज्यादा थी, लगभग आधे % के आसपास की नेस्डेक में तेजी थी। और वो तेजी इस वजह से थी क्योंकि जो AI और सेमीकंडक्टर वाले जो शेयर हैं, जहां पर हमने थोड़ा प्रेशर देखेगा, वो थोड़ी रिवाइवल के संकेत दे रहे हैं और उसके चलते कल हमने थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा देखा नेस्डेक में। लेकिन अमेरिका में थोड़ा ना एक मामला अलग ये है कि इस हफ्ते वहां पर शटडाउन का रिस्क है। अमेरिका में होता यह है कि हर साल स्पेंडिंग बिल को कांग्रेस से पास कराना पड़ता है। कांग्रेस से पास होने के बाद उस पर राष्ट्रपति अपने दस्तखत करते हैं। उसके बाद जो नॉन एसेंशियल जो सर्विसेज हैं उनके लिए फंडिंग का इंतजाम होता है। अदरवाइज क्या होता है कि फिर अवैतनिक छुट्टी पर केंद्रीय कर्मचारियों को भेज दिया जाता है, जिनकी संख्या लगभग 8 लाख के आसपास है। अब ये मिलिट्री ऑपरेशंस हो गए, हॉस्पिटल हो गए, इन पर तो कोई असर नहीं पड़ता है। बट जो नॉन एशियल्स है, जैसे कि मान लीजिए नेशनल पार्क हो और इस तरह कोई चीज़ें हों,
तो उन पर असर पड़ता है और ये शटडाउन का रिस्क वहां पर मंडरा रहा है। 1 अक्टूबर है डेडलाइन, यानी कि कल। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं और उसके चलते शटडाउन हो सकता है। अब इस बार शटडाउन की चर्चा थोड़ी ज्यादा क्यों है? हालांकि हम मार्केट से उसको लिंक करके देखते नहीं है, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। आमतौर पर फिर सहमति बना ली जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि होता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन इस बार क्या है कि बाजार के जो वैल्यूएशन से थोड़े से ऊंचे हैं। लेबर मार्केट को लेकर थोड़ा सा ये तनाव की स्थिति है कि क्या वहां पर कोई चिंता की स्थिति है। इकोनॉमी को लेकर भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी वहां पर दबाव की स्थिति बन रही है। तो इसके चलते थोड़ा सा ये शटडाउन वाला मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। और अगर शटडाउन अगर होता है अमेरिका में, तो जो क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज हैं उन पर भी हम नजर रखेंगे और हो सकता है कि अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग पर भी असर पड़ती हुई दिखे। तो ये एक चीज है। लेकिन अगर हम पिछले तिमाही की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब करीब 2.25% के आसपास की तेजी रही है। नेस्डेक 11% चला है। S&P 500 की बात करें तो करीब 7.5% के आसपास की तेजी S&P 500 में रही है। एशिया से थोड़े से कमजोर मिक्स संकेत हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम अन्य संकेतों की बात करें तो अमेरिका में दरें घटने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगली पॉलिसी में जेरोम पावेल की रेट कट करेंगे और इस साल में 0.25% के 2 रेट कट की उम्मीद है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोना रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। अब सोना नए शिखर पर पहुंच गया है, भाव $3870 प्रति आउंस के ऊपर है। वहीं सप्लाई बढ़ने की उम्मीद से कच्चे तेल में हमने गिरावट देखी है, करीब 3% क्रूड फिसला है। और जो प्राइसेस हैं क्रूड के 67.5 बैरल प्रति डॉलर प्रति बैरल के आसपास के हैं। तो ये है डॉलर इंडेक्स। बॉन्ड यील्ड में कोई खास चेंजेस हम देख नहीं रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मिक्स्ड सेट ऑफ नंबर्स हैं ग्लोबल बाजारों से। और गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं कि हल्की सी बढ़त पर शुरुआत के संकेत दे रहा है। लगातार 7 दिनों की गिरावट निफ्टी में हो गई है। कल थोड़ी सी ही सही, लेकिन गिरावट का ही आंकड़ा है। और आज भी कोई ऐसे एक्साइटिंग संकेत ग्लोबल बाजारों से मिल नहीं रहे हैं। लेकिन जरा बाजार को और विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं इटिनो स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट। सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बाजार के लिए जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वो है एफआईज का मामला है। एफआईज लौट नहीं रहे, लगातार बेच रहे हैं। जरा बताइए कि एफआई से क्या संकेत मिल रहे हैं और संस्थागत निवेशकों का मूड कैसा है इस वक्त? जी नमस्कार। अगर आप देखेंगे कल जो एफआई और डीआई के जो नंबर्स आए थे, एफआई नेगेटिव रहे हैं लगभग 2800 करोड़ के और डीआई जो है पॉजिटिव थे 3800 करोड़ के। बट जो एक्टिविटी जो है ग्रॉस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा देखी गई हमने। और वो कारण ये था कि निफ्टी का जो रीजिग है वो आज से लागू हो रहा है। तो इससे पहले जितने भी इंडेक्स फंड्स हैं वो अपने इंडेक्स को रीजिग कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि इंटरग्लोब और मैक्स अंदर आ रहा है और आपका हीरो मोटो और इंडस बैंक जो है बाहर जा रहा है। और उसके चलते इन दोनों काउंटर्स में काफ़ी कल एक्टिविटी देखी गई थी। अगर हम कुछ आंकड़े देखें तो इंटरग्लोब में लगभग 5700 करोड़ का डिलीवरी हुआ था कल, और जबकि मैक्स में 4000 के ऊपर। सो लगभग दोनों के काउंटर में मिला के 10,000 करोड़ का डिलीवरी हुआ। इसका मतलब ये है कि जितने भी फंड्स हैं जो बेंचमार्क कर रहे हैं निफ्टी के साथ या निफ्टी इंडाइसेस जिनमें ये निफ्टी 100 जिनमें ये बेंचमार्क्ड हैं, वहाँ पर ये दो स्टॉक्स ऐड हुए हैं उनके लिए। और साथ ही साथ हीरो मोटो और इंडस इन जो है वहाँ से निकले हैं, तो वहाँ पर बिकवाली भी देखी गई है कुछ जगह पे। जैसे हीरो मोटो में हमने देखा दोनों के बीच में लगभग 5800 करोड़ से ज़्यादा का डिलीवरी देखा गया। हीरो मोटो में 3500 करोड़ का था डिलीवरी और इंडस इन में 2380 करोड़ का था। सो ये जो एक्टिविटी देखी गई कल हमने लास्ट हाफ एन आवर में देखी, और उसकी वजह से हमने जो देखा कि दोनों इंडेक्सेस जो है ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए, क्योंकि ये जो इंडेक्स एक्टिविटी है 29 को ख़त्म होनी थी और 30 तारीख से जो नया इंडेक्स है, आज जो हम इंडेक्स ट्रेडिंग देखेंगे इसमें नए 2 स्टॉक्स के साथ निफ्टी 50 में हम देखेंगे। सरजीत सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, निफ्टी में जो ये बदलाव है रीजिग पर तो आपने बात कही, लेकिन एक्सपायरी का दिन, मंथली एक्सपायरी का दिन है और आज के सत्र के लिए फिर बेंचमार्क इंडिसेस पर क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? साथ ही एफएनओ डेरिवेटिव पोजीशनिंग इस वक्त कैसी नजर आ रही है? कल के सत्र में काफी वॉलेटाइल मूव्स थे, आज रणनीति क्या बनाई जाए?
देखिए इंटरेस्टिंग सेटअप है ये। आज निफ्टी 50 का और एनएससी में एक्सपायरी है। लास्ट ट्यूसडे ऑफ द मंथ है ये, तो आज पूरी एनएससी की एक्सपायरी है। और कल जो है बीएससी की एक्सपायरी है। कल बीएससी का वीकली एक्सपायरी है अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि सेंसेक्स थर्सडे को छुट्टी है तो वेडनेसडे को एक्सपायरी होगी सेंसेक्स ऑप्शंस में। तो दोनों दिन एक्सपायरी हो रही है ऑप्शंस के लिए, और वो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी दोनों 2 दिन के लिए, क्योंकि हम एक छुट्टी में भी जा रहे हैं उसकी वजह से। बट मोटा मोटा देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक में एक्टिविटी काफ़ी रही है। डिलीवरी काफ़ी हाई रही है। जैसे एचडीएफसी बैंक में 2200 करोड़ का डिलीवरी था, आईसीआईसीआई बैंक में लगभग 2000 करोड़ का डिलीवरी था। सो आईसीआईसीआई बैंक में कुछ शॉर्ट पोजीशन भी ऐड हुए हैं, और एसबीआई में अगर हम देखें तो 1400 करोड़ का डिलीवरी था, और लगभग स्टॉक भी लगभग 1.5% के ऊपर बंद हुआ। तो ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। पर आप एक्सपायरी के नाम से देखेंगे तो आज के डेट में निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है लगभग 52,000 करोड़ के आसपास है। और उसमें से अगर आप देखें तो एफआई के जो पोजीशंस हैं लगभग 35,000 करोड़ के आसपास हैं। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी हाई पोजीशंस के साथ ये एक्सपायरी हम घुस रहे हैं, और कितना ये जो हम आज अनवाइंडिंग होगा वो हमको देखने को मिलेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखना चाहेंगे कि रोल ओवर कैसे हुए हैं निफ्टी के, तो निफ्टी में लगभग 70% के आसपास रोल ओवर हुए हैं, और निफ्टी बैंक में थोड़ा सा रोल ओवर स्लो है, 60% के आसपास है। और वहाँ पर भी एफआईएस की पोजीशन जो है 7,300 करोड़ के आसपास है, और जबकि निफ्टी बैंक का जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है वो लगभग 14,000। सो लगभग 50% जो ओपन इंटरेस्ट है वो एफआईएस के पास पड़ा है निफ्टी बैंक में। वो एक चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से वॉलेटिलिटी काफ़ी देखने को मिलेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि निफ्टी 50 अक्टूबर सीरीज़ में भी काफ़ी हेल्दी ओपन इंटरेस्ट पोजीशन के साथ हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि लगभग 35,000 करोड़ का जो है, मैंने आपको बताया कि टोटल ओपन इंटरेस्ट 52,000 करोड़ है, बट 35,000 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी निफ्टी 50 का अक्टूबर में आ चुका है। तो और निफ्टी बैंक का लगभग 8,700 करोड़ के आसपास है, और एचडीएफसी बैंक इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो 20,000 करोड़ लेके बैठा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक 14,000 का है, एसबीआई 7,500 करोड़ का है, और एक्सिस लगभग 9,300 करोड़ का है। सो ये जो पोजीशंस जो ऑलरेडी रोल ओवर हो गए हैं अक्टूबर में, वो काफ़ी हाई पोजीशन पे रोल ओवर हुए हैं। और वो एक कारण ये भी है कि अर्निंग सीजन आ रही है, तो उससे पहले लोग पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं। और दूसरा जो चीज़ है, अक्टूबर 1 को आरबीआई पॉलिसी है। सो अगर हम पोल देखें, रॉयटर्स का पोल या हम ब्लूमबर्ग का पोल देखें, तो पोल कहता है कि शायद हम रेट हाइक नहीं होगा। बट पिछले एक हफ्ते से जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि शायद 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। अगर रेट कट होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है क्रेडिट उसमें पड़ेगा बैंकों के और एनबीएफसी के, और उनकी जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं वो घटेंगे, और उसके वजह से हम उनमें थोड़ा सा प्रेशर देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स में। अगर ओवरऑल देखेंगे निफ्टी का जो पोजीशन है 24,500 पे सपोर्ट दिख रहा है, और रेसिस जो है 25,000 पे है। तो इसके बीच में ये शफल करना, ये मूव करना चाहिए। नेगेटिव कुछ है नहीं आज की डेट में ग्लोबल की तरफ से हमारे यहाँ पर, बट ये जो एक्सपायरी है 2 दिन की, आज और कल की, उसमें हम स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी देखेंगे, जिसकी वजह से इंडेक्स भी थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। और आज की एक्सपायरी में हम देखेंगे कि 24,500 और 25,000 के बीच में ये शफल करना चाहिए। बिल्कुल सजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति एंड ओवरऑल आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, 2 एक्सपायरीज आज के सत्र में निफ्टी और कल सेंसेक्स, क्योंकि गुरुवार भारतीय बाजार जो हैं अब बंद रहेंगे, छुट्टी है, मार्केट हॉलिडे, और इसी के चलते सेंसेक्स की एक्सपायरी भी गुरुवार के बदले कल होने वाली है। और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और इसी के चलते कल के सत्र में तो वॉलेटिलिटी थी ही, और 2 एक्सपायरीज बैक टू बैक है, तो हो सकता है कि आज और कल भी एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी भारतीय बाजार में नजर आए, तो इस पर फोकस करेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी ढेर सारे हैं, पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी है, साथ साथ नेगेटिव न्यूज फ्लोज भी हैं, जो कि आज स्टॉक्स एंड स्क्रिप्ट्स को इम्पैक्ट कर जाएंगी। इसी कड़ी में मैन इंडस्ट्रीज का शेयर आज फोकस में रहेगा।
क्योंकि मैन इंडस्ट्रीज ने सेबी पर एक बड़ा सेबी की तरफ से कह सकते हैं एक बड़ा एक्शन कंपनी के लिए तरफ आता हुआ कंपनी और इसके प्रमोटर्स के खिलाफ फाइनल ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। ये पूरा मामला क्या है, क्या बड़ा एक्शन लिया गया है, इसके मायने क्या है, कितना असर पड़ता दिखेगा मैन इंडस्ट्रीज पर, ये सारी जानकारी अंकुर मिश्रा हमें दे रहे हैं। अंकुर बताइए। यह सेबी ने एक और कंपनी के खिलाफ यहाँ पे सख्त एक्शन लिया है, मैन इंडस्ट्रीज और प्रमोटर्स। और ये जो है फाइनल ऑर्डर जो आया है वो एक तरीके का फंड डाइवर्जन है, जिसका सेबी ने आरोप लगाया है कि वहां पे कंपनियों के द्वारा जो रीरूटिंग होती थी, जो कंपनी की सब्सिडरी है MSPL, वहां उसके जरिए लोन्स का डाइवर्जन हुआ है, डिस्क्लोजर नहीं प्रॉपर हुआ है, ये सारे जो आरोप है। और जो क्वांटम है वो आपको हम बता दें कि करीब 560 करोड़ रुपए का क्वांटम था जो कि सब्सिडरीज के थ्रू रूट हुआ और बाद में उनको ही लोन दिखा दिया। तो ये सेबी का कहना है कि आपने जो नियम है सेबी के उनका उल्लंघन किया है। खासकर अगर हम सेबी एक्ट की बात करें, PFUTP की बात करें, LODR रेगुलेशंस जो कि लिस्टिंग रेगुलेशंस है, उन सभी नियमों की अवमानना हुई, उन सभी नियमों को नहीं माना गया। इसीलिए सेबी ने ये फाइनल ऑर्डर पास किया है। यहाँ पे एक फॉरेंसिक ऑडिट भी हुई थी, जहां पे फॉरेंसिक ऑडिट में पाया गया कि नॉन कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडरी MSPL पाया गया। और सबसे जरूरी बात है कि बोर्ड को पता था कि ये सारी चीजें ऑडिट हुई है, आपको जानकारी है, लेकिन बोर्ड ने आगे वो जानकारी बढ़ाई नहीं, इसलिए ये एक्शन लिया गया है। और सेटलमेंट एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। और सेबी ने जो एक्शन भी जो लिया है वो एक क्रमबद्ध तरीके से किया है। पहले सेटलमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, शो कॉज नोटिस दिए गए, फिर उनका जवाब मांगा गया। फाइनली सेबी ने एक और कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। बिल्कुल अंकुर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। मैन इंडस्ट्रीज का कल के सत्र में भी हमने करीब 1.5 से 2% तक की कमजोरी देखी है। 406 407 के लेवल्स पर फोकस रेडार पर था नहीं है स्टॉक कल तक, लेकिन ये जो सेबी का बड़ा एक्शन आया है मैन इंडस्ट्रीज पर, इसके ठीक बाद अब आज के सत्र में इस पर नजर रखनी होगी। हो सकता है कि डाउनसाइड मूव्स इस वक्त विजिबल बाजार खुलने के साथ साथ नजर आए। कंपनी के खिलाफ फाइनल ऑर्डर्स जारी किए गए हैं और लगाए गए सभी आरोप जो हैं फॉरेंसिक जांच में साबित होते हुए दिखे हैं। आपको बता दें मैन इंडस्ट्रीज से जुड़ा ये मामला और इस पर सेबी की सख्त कार्रवाई की ये बातचीत और इसके डिटेल्स अंकुर हमें बता रहे थे। और बड़ा एक्शन है सेबी की तरफ से। फोरेंसिक जांच में फंड्स के गलत इस्तेमाल और साथ ही गलत वित्तीय जानकारी की खबर आती हुई दिखी है और ये शिकायतें जो थी वो शिकायतें अब साबित होती हुई नजर आई है। और 560 करोड़ रुपए के लोन सब्सिडरी को भेजने और साथ ही बाद में एडवांस में बदलने का आरोप जो है वो साबित होता दिखा है। तो मैन इंडस्ट्रीज पर नजर रखेंगे और ये सारी डिटेल्स आपके सामने। एब्सोल्यूट डाउनसाइड शायद नजर आ सकती बाजार खुलने के साथ। कल के सत्र में भी स्टॉक में गिरावट थी, लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। ग्लोबल सेटअप आपने जाना, भारतीय बाजार पर रणनीति एडिटर्स टेक में आपने जानी और इसी के साथ साथ अब ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहां से ही आप आज के लिए अपने ट्रेड सेटअप की तैयारी कर पाएंगे। ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मंथली एक्सपायरी का दिन, आज का सेशन, कल भी एक्सपायरी है और आज भी एक्सपायरी है और ट्रंकेटेड वीक है, गुरुवार का सेशन मार्केट हॉलिडे है। इससे ठीक पहले ये दो सेशंस, क्या आपको भी लगता है कि आज वॉलेटिलिटी जारी रहेगी बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी एंड यस जो लास्ट ट्रेडिंग सेशंस हमने देखे हैं उसे मद्देनजर रखते हुए? Yes, good morning, Manchi. Thanks for having me on the show. अब यस आप सही कह रहे हैं कि एक हॉलिडे शॉर्टन वीक है, दशहरे की वजह से थर्सडे को बाजार बंद रहेगा। देयरफॉर बाजार में अभी जो इंडिकेशन मिल रहे हैं एक म्यूट ओपनिंग का है, साइडवेज ओपनिंग के इंडिकेशन है। चार्ट फॉर्मेशंस ऑल्दो नेगेटिविटी इंडिकेट कर रहे हैं। पिछले कुछ सत्रों से बाजार के अंदर एक लाल निशान की क्लोजिंग चलती आ रही है। 1000 पॉइंट्स का कट ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देयरफॉर अब सपोर्ट्स के नजदीक आ चुका है बाजार।
सॉरी 400 के करीब के 24,400 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो 200 मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस लेवल भी है। साथ ही साथ में चार्ट्स पे भी वहां सपोर्ट नजर आ रहे हैं। तो दोनों चीजों को देखते हुए बाजार की गिरावट में थोड़ी सी मैं थमते हुए उम्मीद कर रहा हूं। मॉनेटरी पॉलिसी का भी इसके अंदर इम्पैक्ट देखने में मिलेगा। हमने देखा बैंक्स के अंदर मिक्स तरीके का माहौल चल रहा है। बैंक एक्स ने अंदर आउट परफॉर्म किया है, पिछले कुछ सेशंस में उसकी गिरावट कम रही है व्हेन कंपेयर्ड विद निफ्टी इंडेक्स, कर्टेसी पीएसयू बैंकिंग पैक, जो कि मैं पॉइंट आउट करते भी आया हूं पिछले कुछ हफ्तों से लगातार, दैट पीएसयू बैंक्स के अंदर अभी भी गुंजाइश और स्टीम बाकी है और उसी तरीके से मूव आ भी रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले कुछ सत्रों में ये बाइंग मोमेंटम पीएसयू बैंकिंग पैक में अभी और कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, गौरव जी के इंडेक्स को लेकर और पीएसयू बैंकों को लेकर ये व्यू। गौरव जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अब जरा अपने शेयर बता दीजिए कहां पर आपका कन्विक्शन है और आप आज के लिए क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। जो पहला स्टॉक मैंने चुना है वो पीएसयू बैंकिंग पैक से ही है। दिग्गज कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा, करंट लेवल 254 के आसपास का क्लोजिंग था, उस पर बाइंग की सलाह रहेगी। 248 का स्टॉप लॉस और 265-66 के करीब के मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का है, बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम केमिकल्स लिमिटेड। कल के सत्र में हमने देखा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, रिफाइनरीज के अंदर अच्छी खासी बाइंग आई। हमारे पेट्रोकेमिकल मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी का बयान था कि ये कंपनीज अंडर वैल्यूड हैं काफी, और यस फेयर वैल्यूएशंस पे भी ट्रेड कर रहे हैं। मेजॉरिटी तीनों ही कंपनीज सिंगल डिजिट प्राइस टू अर्निंग पे करंटली कोट कर रहे हैं। तो यस, अच्छा खासा रूम है और उसके चलते हमने एक बाइंग इंटरेस्ट और एक स्पर्ट देखा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा आने वाले कुछ सत्रों में भी। तो बीपीसीएल पे भी बाई की सलाह रहेगी। करंट लेवल 338 पे बाई कर सकते हैं, 330 का छोटा सा स्टॉप और 355 तक के टारगेट्स पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। आइडियाज बाजार खुलने से पहले हमारे एक्सपर्ट गौरव शर्मा की तरफ से आपके स्क्रीन पर आप उनकी टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ पूरी स्ट्रैटेजी देख पा रहे हैं। बीपीसीएल पर खरीदारी की राय, साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी 266 के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं गौरव। 248 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए यहाँ पर खरीदारी के मौके आज के सत्र में ढूंढे जा सकते हैं। वहीं बीपीसीएल में भी खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। टारगेट स्टॉप लॉस 330 का टारगेट, फर्दर अपसाइड 355 तक के नजर आ सकते हैं। लेकिन चलिए, ये ट्रेडिंग आइडियाज और मार्केट पर स्ट्रैटेजी आप जान रहे हैं, इसके साथ खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज का एक्शन, ये सब कुछ भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। शुरुआत खबरों वाले शेयर्स से करते हैं। हर रोज की तरह हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं खबरों वाले शेयर्स लेकर। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। जी बिल्कुल, मैन इंडस्ट्रीज जो है सबसे पहले फोकस में रहेगा। सेबी ने इशू किया है फाइनल ऑर्डर उनके अगेंस्ट, तो इस पर जो है डिटेल एनालिसिस जो है अंकुर भी लेके आने वाले हैं। लेकिन जो लोन्स है लगभग 560 करोड़ रुपए के जो है रूट किए सब्सिडरीज को, वहाँ पे देखने मिले हैं और ये लेटर एडवांसेस में भी कन्वर्ट हो गए हैं। तो गड़बड़ है स्टॉक में, रिएक्शन नेगेटिव रहेगा। टाटा मोटर्स, इनके एनालिस्ट मीट भी हुई थी, या मूडीज़ ने आउटलुक जो है कॉर्पोरेट फैमिली का ये जो है नेगेटिव कर दिया। पहले ये पॉजिटिव था और इम्पॉर्टेंटली इन्होंने जो है सीवी बिजनेस और पीवी बिजनेस की जो लिस्टिंग डेट्स है उसको भी जो है उन्होंने कहा कि आने वाले महीनों में आ सकते हैं। तो पॉजिटिव रिएक्शन एनालिस्ट मीट से आया। हालांकि मूडीज़ की जो है नेगेटिव रिएक्शन रहेगी, तो नेट न्यूट्रल है। डिक्सन टेक एक आम बना रही है इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स को लेकर, जहाँ पे बैटरीज, लिथियम आयन एप्लीकेशंस, बैटरी पैक, ये सब पे जो है ज़्यादा नज़र रहने वाली है। वही ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की बात करें तो कंपनी लगभग 9 से लेकर 12% तक का जो है जनरल प्राइस हाइक लेगी। लेकिन याद रखिए ये 1 जनवरी से जो है स्टार्ट होने वाला है और जो नए कस्टमर साइन अप होते हैं आने वाले 3 महीने में उनके लिए ये लागू नहीं है। बीएल को लगभग 1100 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। भाई फिनिक्स मिल्स की बात करें तो 2030 के गाइडेंस में थोड़ी बदलाव आई है। अब वो कमर्शियल ऑफिसेज, होटल्स और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के भी आंकड़े दे दिए हैं। ऑफिसेज में लगभग 9 मिलियन स्क्वायर फीट यानी कि 90 लाख स्क्वायर फीट, रेजिडेंशियल में 70 लाख स्क्वायर फीट और होटल्स में 2200 नए कीज जो हैं वो लेके आने वाले हैं। रेलवे स्टॉक्स खासकर कि वैगन मैन्युफैक्चरर्स पे नज़र रखिएगा। टीटागढ़ हुआ या जुपिटर वैगन हुआ, या भारत जो है 4000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है 2 रेल लिंक्स में भूटान के साथ, और ये सारे मेड इन इंडिया कोचेस रहने वाले हैं, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। वही नौसिल की बात करें तो डीजीटीआर ने इनिशिएट किया एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन, एक केमिकल प्रोडक्ट में जो नौसिल ही बनाता है सबसे ज़्यादा भारत में, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। वही केन्स जो है यूएसटी के साथ करार किया है और 3300 करोड़ का जो है लगभग जेवी बनाने वाले हैं, जहाँ पे वो एक सेमीकंडक्टर
पे जो है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रहेगा। और आखिर में डीसीबी बैंक पे भी नज़र रखिएगा। आरबीआई अप्रूवल आ गई है आगा खान फंड पे, जहाँ पे अक्वायर करेंगे लगभग 61 लाख शेयर्स बैंक के, और एक लॉक इन भी रहेगा 5 साल का। और याद रखिए ये जो एटेंटिटी है ये प्रमोटर एटेंटिटी के डेफिनेशन में आता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है, शुक्रिया शरद, ये सारी की सारी खबरें बताने के लिए। तो इन पर आप नज़र रख के चलिए और आपकी कमाई सुनिश्चित हो जाएगी आज के बाजार में इन शेयरों के दम पर। लेकिन फटाफट एक काम करते हैं कि जो भी शेयर शरद ने बताए हैं, जो खबरें बताई हैं, उन पर गौरव जी का व्यू भी लेते हैं। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस से शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि पिछले 2 सत्र में शेयर में हमने गिरावट देखी है, लेकिन 1 जनवरी से इन्होंने 9 से 12% तक दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। और कंपनी ने ये कहा है कि पहले से जो बुकिंग कर चुके जो ग्राहक हैं उन पर असर नहीं होगा, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक बुकिंग करने पर भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि नए साल से प्राइस इंक्रीज करने जा रही है ब्लू डार्ट। गौरव जी, अगर हम शेयर की बात करें तो कहाँ ये 9,000 रुपए का शेयर हुआ करता था और अब ये गिरते गिरते 5,500 रुपए के आसपास के भाव हैं। 52 वीक लो के काफी करीब ये कारोबार कर रहा है। ब्लू डार्ट मान लीजिए अब इस खबर के दम पर शायद एक गैप के साथ खुले शेयर, ये क्या सलाह होगी आपकी शेयर में? अभिषेक जी, पहली चीज तो आपने सही बताया, अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है ब्लू डॉट के स्टॉक प्राइसेस में। 9500 लेवल से गिरता गिरता अभी अपने रीसेंट लोस के आसपास चल रहा है 5578 की कल की क्लोजिंग। चार्ट फॉर्मेशन जो मैं देख पा रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म, वीकली एंड मंथली चार्ट्स के ऊपर नेगेटिव ही इंडिकेट कर रहे हैं। ब्रेकडाउन पॉइंट के नजदीक ये ट्रेड कर रहा है। यस, अभी ब्रेकडाउन आया नहीं है, बट फॉर्मेशन नेगेटिव है काफी। सपोर्ट ले गया 5500 के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज यहाँ से एक फर्दर गिरावट कंटिन्यू होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते 12 से 15% का और कट हमें आने वाले सप्ताह में देखने में मिल सकता है स्टॉक के अंदर। मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखूंगा। करंट लेवल पे बाइंग की सलाह नहीं होगी। जिनके पास है क्लोजिंग बेसिस पे एक बार 5500 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, 5500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप ब्लू डार्ट को होल्ड कीजिए। नई बाइंग करने की सलाह नहीं है इस शेयर में। मन इंडस्ट्रीज ये भी आज हो सकता है कि एक्सीडेंट का शिकार हो, क्योंकि फंड डाइवर्जन के मामले में सेबी ने फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया है और जो घाटे छुपाने की जो जांच की जा रही थी वो उसको सही पाया गया है रेगुलेटर की जांच में। और ये भी कहा गया है कि 560 करोड़ रुपए सब्सिडरी को भेजे और फिर उसको एडवांस में बदले। तो ये तमाम चीजें की है। फंड डाइवर्जन का एक गंभीर मामला है। हालांकि पिछले 4 दिन से शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है। 450 से गिरते गिरते 400 रुपए के आसपास के भाव रह गए हैं। मन इंडस्ट्रीज मान लीजिए किसी की अगर तेजी की पोजीशन हो या फिर किसी का निवेश हो, गौरव जी आपकी राय क्या होगी और कहां पर स्टॉप लॉस लगा के रखें? अभिषेक जी, काफी गंभीर एलिगेशंस हैं मनी डाइवर्जन के, और इस केस के अंदर जिस तरीके से हमने ऑफलेट महसूस किया है, देखा है, सेबी की कार्रवाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रही है। देयरफॉर यहां से एक अच्छी गिरावट और देखने को मिल सकती है और इस शेयर के अंदर 380 और उससे नीचे के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए किसी ने ये स्टॉक लिया है तो उन्हें अपनी पोजीशन को बुक कर लेना चाहिए। इट इज बेटर टू वाइंड अप हियर। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो अभी कुछ समय वेट करना पड़ेगा। द एक्सटेंट ऑफ दिस देखना होगा। आर्बिट्रेशन में जरूर जाएगा ये केस और उसके किस तरीके से नतीजे रहते हैं, अभी कुछ समय इस चीज का आई थिंक हमें असर नजर आएगा इस स्टॉक के अंदर। तो मैं एक नेगेटिव बायस रखता हूँ इस पे फिलहाल। ठीक है, नेगेटिव बायस है। मान इंडस्ट्रीज को लेकर 406 रुपए का भाव है, लेकिन 400 रुपए वाला एक और शेयर है बीएल, उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनको 16 सितंबर के बाद करीब करीब 1100 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं बीएल को। और हमने देखा था कि हाल में ही इन्होंने एलएनटी के साथ एक करार भी किया था। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जरा ये समझ लेते हैं इस पर जाने से पहले कि आज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या हैं। सृष्टि हमारे साथ बस तैयार हो रही हैं और थोड़ी देर में आपके लिए हम कुछ चुनिंदा रिपोर्ट्स लेकर आएंगे, जिसके जरिए आप अपने व्यूज बना सकेंगे शेयरों को लेकर। लेकिन बीएल को लेकर क्या व्यू है आपका, गौरव जी? बीएल एक स्ट्रांग कंपनी, डिफेंस का प्ले, और अब कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा रेलवे वगैरह का भी प्ले है बीएल। क्या राय होगी आपकी? अभिषेक जी, मैं थोड़ा पॉजिटिवली बायस्ड हूँ बीएल की तरफ। रीजन बीइंग
जैसे आपने अभी इसके बिजनेस को नामांकित किया, ये सारे उन बिजनेसेस में लगभग प्ले कर रहा है जो कि अभी ग्रोइंग है, फॉरवर्ड लुकिंग है और उसी का इम्पैक्ट हमें इनके शेयर प्राइस पे भी नज़र आ रहा है और साथ ही साथ में उसका इम्पैक्ट इनके जो फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे ऑफ लेट पिछले लगातार आप 2 से ढाई साल से हम इसे क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छे स्टेडी फाइनेंशियल ग्रोथ नज़र आ रही है। मार्जिन्स फ्रंट पे भी इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, 30% के करीब का कंपनी अब मार्जिन आ गई है, पिछले कुछ साल पहले ही वो 20% के आसपास चलता था। प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है, ऑल्दो 50 के ऊपर का प्राइस टू अर्निंग है, स्लाइटली ऑन द हायर साइड बट गिवन द बिज़नेस ये हायर वैल्यूएशंस जस्टिफाइड नज़र आती हैं, देयरफॉर हम एक पॉजिटिव बायस रखते हैं बीईएल पे और वी एक्सपेक्ट यहाँ से इसके अंदर बाइंग मोमेंटम अभी कंटिन्यू करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और कोई प्रॉफिट टेकिंग भी आती है तो निवेशकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ स्पेयर कैश है तो उस सूरत में वो एवरेज आउट करने का कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बीएल को लेकर ये व्यू है, लेकिन एक और शेयर जो हमने कल गिरते हुए देखा वो है डिक्सन टेक। हालांकि 2 दिन की गिरावट हो गई है और 2 दिन में करीब 8 से 9% ये शेयर टूट गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में ये ऑपरेट करती है और इन्होंने नई सब्सिडरी डिक्सन इलेक्ट्रो कॉर्प बनाई है। इस पर जरा अपनी एनालिसिस आप तैयार रखिएगा गौरव जी कि आखिर ये शेयर इतना टूटा है, 17,000 रुपए के नीचे आ गया है, अब क्या व्यू होना चाहिए। लेकिन सितंबर में ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े किस तरह के निकल के आएंगे, क्योंकि देखिए नवरात्र का ये पावन पर्व भी चल रहा है, लोग बुकिंग्स वगैरह करते हैं और जीएसटी का इंपैक्ट काफी आया है और कंपनियों ने धड़ाधड़ गाड़ियां अपनी बेची हैं। तो जरा समझते हैं, सृष्टि हमारे साथ जुड़ गई हैं, ऑटो को ट्रैक करती हैं। सृष्टि बताइए किस तरह के आंकड़ों की उम्मीद कर रहे हैं हम। तो देखिए इस बार शानदार आंकड़ों की ही उम्मीद है, क्योंकि ये पूरे महीने को देखें तो पहला जो महीने का इम्पैक्ट था वहाँ पे श्राद्ध देखने को मिला था। लोग 22 सितंबर का वेट कर रहे थे और उसके बाद जब सेल्स आना शुरू हुई तो अक्रॉस द सेगमेंट हमने पॉजिटिव नंबर ही देखा है। इस बार आपको सबसे पहले अनुमान बता दें तो ट्रैक्टर डिवीजन में आपको एक डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 2 व्हीलर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हाई सिंगल डिजिट और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में थोड़ा सा लैग रह सकता है, जहां पर इस बार सिंगल डिजिट ग्रोथ की ही उम्मीद है। अब कंपनी वाइज आपसे बताएं कि किस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल स्पेस में सबसे बेहतर आंकड़े जो है इस बार मंथ ऑन मंथ बेसिस पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के आ सकते हैं। लगभग 22% यहाँ पर बढ़त की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं। मारुति सुजुकी की बात करें तो 10% का महीने दर महीने जंप, और वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और hyundai में लगभग 6 से 9% की महीने दर महीने बढ़त की हम उम्मीद कर रहे हैं। पर साथ ही अगर आप वाहन डेटा को देखेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी सी पिक्चर अलग दिखेगी, क्योंकि देखिए मारुति सुजुकी होलसेल्स के फ्रंट पे लगभग 2 लाख यूनिट्स दिखा जरूर रहा है, पर वाहन पे अगर सितंबर महीने के रजिस्ट्रेशंस देखें तो लगभग 94,000 के आसपास ही हैं। तो वो ये बता रहा है कि क्योंकि पहले इन्वेंट्री फेस्टिव के पहले लोगों के पास जाती है, डीलर्स के पास जाती है, और अभी भी अगर 2 लाख गाड़ियां मारुति ने प्लान से निकाली हैं और अगर 93 लाख यूनिट्स का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं इन्वेंट्री बिल्डअप का थोड़ा सा खतरा है। पर हाँ, दशहरे पे भी बहुत सारे लोग डिलीवरी लेते हैं तो वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आप देखेंगे तो यहाँ पे अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स, वीईसीवी बाजी मारते हुए दिख सकते हैं। 14 से 20% की ग्रोथ की उम्मीद है। वहीं टाटा मोटर्स से भी लगभग हम 7% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं 2 व्हीलर सेगमेंट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए हीरो मोटोकॉर्प जिस तरीके से हमने एक शानदार रन अप स्टॉक में भी देखा, कहीं ना कहीं नंबर्स भी जो है वैसा ही प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 6.5 लाख से भी ज्यादा बिक्री की उम्मीद हम लगा के चल रहे हैं। 20% का ग्रोथ। बजाज ऑटो भी एक आउट परफॉर्मर रह सकता है। वहीं आयशर मोटर्स, टीवीएस की बात करें तो 3 से 4% महीने दर महीने की बढ़त है, पर साल दर साल एक बेहतरीन आंकड़ा। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन, फार्मर सेंटिमेंट ऑन ग्राउंड काफ़ी हेल्दी है और उसको नज़र में रखते हुए इस बार आप देखिए 50 से 60% महीने दर महीने ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं हम, और YOY बेसिस पे भी 10 से 16% ग्रोथ की उम्मीद है। तो क्रॉस द सेगमेंट्स जो है ये थे वो कुछ की आउट परफॉर्मेंस जिस पे आपको ध्यान रखना है। पर हाँ, ये जो GST की बहार है वो सभी सेगमेंट्स पे आती हुई दिखेगी। ठीक है, जीएसटी की बहार सभी सेगमेंट पर आती हुई दिखेगी, लेकिन खास तौर से जो 2-3 कंपनीज हैं, अगर आप मंथ ऑन मंथ उनकी अगर सेल्स को देखेंगे तो 20% से ऊपर की रिपोर्ट कर सकती हैं, जिसमें कि M&M शामिल है। और 2 व्हीलर की बात करें तो हीरो मोटो का शेयर उसमें शामिल है।
सृष्टि, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी जानकारी देने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर अच्छे आंकड़े आ सकते हैं। सारे के सारे आंकड़ों की लिस्ट हमारी स्क्रीन पर भी है, दर्शक चाहें तो एक फोटो खींच के भी इसका रख सकते हैं अपनी एनालिसिस के लिए। लेकिन गौरव जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा पर ही व्यू जानना चाहेंगे। एक स्टेलर रनअप हमने महिंद्रा के शेयर में देखी, रिकॉर्ड हाइज बने। एक बार आपका व्यू महिंद्रा में, आपको लगता है कि यहाँ से और स्टीम बाकी है? हालांकि हमने देखा था कि करीब करीब 3700 रुपए के ऊपर भाव निकला, फिर वहां से एक रिवर्सल आया, भाव फिर से 3400 रुपए के आसपास आ गया है। क्या एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है महिंद्रा के शेयर में एंट्री करने के लिए? अभिषेक जी, जरूर। पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। वी हैव अ रिपोर्ट, बाय रिपोर्ट ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, हमारा एक रिपोर्ट है महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर पे। हम बुलिश हैं इस स्टॉक पे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर आगे आने वाले समय में भी पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी। देयरफॉर ये जो डिप मिल रहा है, इसे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही कंसिडर करना चाहिए। फोर व्हीलर सेगमेंट में ये हमारा प्रेफर्ड स्टॉक रहा है पिछले कुछ समय से, और अभी भी हम अपना बुलिश बायस इस स्टॉक के अंदर मेंटेन रखते हैं। ठीक है, महिंद्रा को लेकर ये व्यू हो गया। लगे हाथ जरा हीरो मोटो पर भी आप व्यू दीजिए गौरव जी, क्योंकि हीरो मोटो का आज निफ्टी में आखिरी दिन है। आज के बाद इसकी जगह पर इंटरग्लोब एविएशन शामिल हो जाएगा और इंडसइंड बैंक की जगह पर मैक्स हेल्थ आ जाएगा। ये दो कंपनियां बाहर जा रही हैं निफ्टी से, दो कंपनियों की एंट्री हो रही है। हीरो मोटो हालांकि चला बहुत है, 4000 से लेकर 42-4300 की रेंज में काफी टाइम तक ये फंसा रहा, वहां से चला तो फिर ये अच्छे से ऊपर गया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हीरो मोटो अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हीरो मोटो में आपके हिसाब से ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या होगी? अगेन आपने ये दूसरा शेयर भी ऐसा चुना है जो हमारे टॉप लिस्ट में है। महिंद्रा एंड महिंद्रा अमंग द फोर व्हीलर बैंक, और टू व्हीलर बैंक में हीरो मोटर कॉर्प। ये दोनों ही हमारे प्रेफर्ड स्टॉक हैं और दोनों ही हमारे कवरेज लिस्ट का पास्ट है विद अ बाय रेटिंग ऑन बोथ दीज कंपनीज। हीरो मोटर कॉर्प में ऑल्दो हमारा टारगेट प्राइस जो था वो अचीव हो चुका है, 5060 का था, लॉन्ग बैक वो अचीव हो गया था। अब यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आती है तो वो एक हेल्दी साइन होगा, बट हम अभी भी अपना बुलिश मोमेंटम और बुलिश व्यू इसके अंदर मेंटेन रखते हैं। अगर कोई प्रॉफिट टेकिंग 5000 या उसके नीचे 4800 के लेवल की मिलती है तो एक बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेशक उसे अपनी पोजीशन में ऐड ऑन करने के लिए या इवन फ्रेश बाइंग के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं इन लेवल्स पे। बाय ऑन डिप्स की सलाह रही। ठीक है गौरव, एक बार आप स्टॉप लॉस भी बताइएगा। जरूर। अगर शेयर 5000 से 4800 की रेंज में मैं बाय की पोजीशन सजेस्ट कर रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स में 4400 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और दोबारा जो हम टारगेट्स उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे दैट इज क्लोज टू 5800। ऑलराइट, 5800 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प में। इस स्ट्रैटेजी पर फोकस रखें, फर्दर अपसाइड जो है एंटिसिपेट की जा रही है, और हो भी क्यों ना पूरा का पूरा स्पेस है ऑटो एंसिलरी के चाल जहां पर एक्शन है, मूव्स है, और इसी के चलते इस पर नज़र भी होनी चाहिए। गिरावट में अगर मौका मिल जाए तो खरीदारी के मौके अपॉर्चुनिटी ज़रूर ढूंढी जाए। लेकिन चलिए, इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ढेर सारी आई हैं, उन ब्रोकरेजेस पर भी फोकस करते हैं। इन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनियां और साथ ही कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियां ही शामिल हैं। टाटा मोटर्स पर निवामा की एक रिपोर्ट आई है। इनफैक्ट रिड्यूस रेटिंग है टाटा मोटर्स पर, और टारगेट प्राइस की अगर बात करें 680 के यहाँ आंक कर चल रहे हैं। रिड्यूस की राय इन्होंने पहले दी थी और इस राय को बरकरार रखा है, और इसके पीछे रैशनल जो है, डिमांड आउटलुक जो है वो चैलेंजिंग नजर आ रहा है, और नियर टर्म में भी ये आउटलुक चैलेंजिंग हो सकता है। ये हवाला देते हुए इस रिपोर्ट का ये कहना है कि रिड्यूस रेटिंग और यहाँ से फर्दर डाउनसाइड विजिबल है। 680 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द कामकाज है और यहाँ पर ही इम्पैक्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज लिमिटेड ने नेस्ले पर एक रिपोर्ट जारी की है। न्यूट्रल रेटिंग थी, इसे बरकरार रखा गया है। लक्ष्य 1300 रुपए तक के आंक कर चल रहे हैं। मैक्रोज इंप्रूव होते हुए और इसी के चलते ग्रोथ को काफी हद तक एक रिस्पांस पॉजिटिव मिलता दिखेगा। हालांकि वैल्यूएशंस अब भी एक्सपेंसिव नजर आते हैं, और सीक्वेंशियल ग्रोथ जो है, जीएसटी का ट्रेड रैशनलाइजेशन की जो खबर आती हुई दिखी है, इसका एक इम्पैक्ट, गुड मॉनसून, इन्फ्लेशन ईज आउट होना, और गवर्नमेंट जो लगातार डिमांड को बूस्ट करने के लिए मेजर्स ले रही है,
ये तमाम चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव साबित हो सकती है कंजम्पशन के लिए भी। और नेस्ले इन पर्टिकुलर, मोतीलाल ओसवाल की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है। तो न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइसेस जो हैं उससे 1300 का ये मानकर चल रहे हैं। सिटी ने ओएमसीज पर एक रिपोर्ट जारी की है। याद रखिएगा कल के सत्र में भी ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनर्स फोकस रेडार पर थी। इस पर बातचीत की थी हमने, एक्सपर्ट से उनकी राय भी ली थी। एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी पर सिटी की इस रिपोर्ट में बाई रेटिंग और साथ ही टारगेट प्राइसेस सुझाए गए हैं। 530 एचपीसीएल के लिए, 440 बीपीसीएल के लिए और 190 के टारगेट्स आईओसी पर ये मानकर चल रहे हैं। हालांकि ओएनजीसी में सेल स्ट्रैटेजी इस वक्त इस रिपोर्ट में, सिटी की रिपोर्ट में सेल रेटिंग है विद अ टारगेट ऑफ 205 फर्दर डाउनसाइड एंटिसिपेट की जा रही है ओएनजीसी के स्टॉक प्राइस में, और इसके चलते सेल रेटिंग यहां पर आती हुई। सो क्लियरली नेस्ले पर मोतीलाल ओसवाल की पॉजिटिव रिपोर्ट, न्यूट्रल रेटिंग बरकरार। टाटा मोटर्स पर रिड्यूस रेटिंग निवामा की, और साथ ही ओएमसीज पर सिटी की रिपोर्ट आती हुई। लेकिन गौरव, फूड डिलीवरी स्पेस पर भी नजर रखनी चाहिए, बिकॉज वहां पर भी आए दिन हम रिपोर्ट्स देखते हैं और पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी है। प्लेटफॉर्म फीस में बढ़ोतरी की खबर थी इटर्नल स्विगी पर पिछले दिनों, इन्होंने बढ़त की भी, और अब यहाँ से फेस्टिव डिमांड है तो इनके लिए भी, इनके बिजनेसेस की डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। हम देख भी रहे हैं सेशन वाइज, अगर आप देखें मोमेंटम के साथ इटर्नल के स्टॉक प्राइस में कामकाज दिखता है। इन कंपैरिजन दोनों शेयरों पे से आपको कौन सा पसंद आता है? अनडाउटेडली हमारा बायस इटर्नल की तरफ है। एक लंबे समय से इटर्नल पे हम फोकस बरकरार है हमारा। जिस तरीके से पिछले क्वार्टर्स में हमने ब्लिंकिट के फिगर्स देखे हैं वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि एक और लाइन ऑफ रेवेन्यू, एक और लाइन ऑफ बिजनेस आके बन गया है। इस बार इस क्वार्टर के अंदर भी जो नतीजे आए, पहली बार ब्लिंकिट के रेवेन्यू फिगर्स, सेल्स फिगर्स ने पेरेंट जो जोमेटो था उसके सेल्स फिगर्स को आउटपेस किया है। तो वो क्लियरली संकेत देता है एक और लाइन ऑफ इनकम इन्होंने अपने लिए सक्सेसफुली जनरेट कर लिया है। अब ये कंपनी प्रॉफिट भी पोस्ट कर रही है, देयरफॉर हमारा क्लियर बायस जोमेटो की तरफ है। हैविंग सेड दैट, स्विगी के अंदर एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं है, बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो वी विल गो विद जोमेटो एट द मोमेंट इटर्नल। एब्सोल्युटली इटर्नल है, इन कंपैरिजन दोनों में से पसंद आता है स्टॉक। हालांकि स्विगी और इटर्नल दोनों ही इस वक्त फोकस रेडार पर है, दोनों स्टॉक्स में हम मूव्स भी देख रहे हैं। लेकिन गौरव, इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है ये हफ्ता इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन के लिहाज से, इवेंट्स के लिहाज से। एक्सपायरीज तो है ही जो आज और कल दोनों सेशंस में होने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, दूसरा दिन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का, और कल के सत्र में आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी जारी हो जाएगी। हालांकि ज़्यादातर जानकार, हमने जो पोल किया 74%, यानी कि मैक्स मेजॉरिटी जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि रेट कट नहीं होंगे। लेकिन फिर भी इन द लाइट ऑफ सेम, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, इन तमाम पर फोकस होना भी चाहिए। कल के सत्र में हमने देखा भी था पीएसयू बैंक कैटेगरी में अच्छा खासा एक्शन, सरकारी बैंक इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी की तर्ज पर रेट सेंसिटिव स्पेसेस को आप? मानसी, मेरा भी यही मानना है कि अभी रेट कट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो रेट कट के आने के चांसेस ना के बराबर हैं। जीएसटी में ऑलरेडी हमने एक अच्छा 2.0 रिफॉर्म देख लिया है, कट देख चुके हैं, जो कि इकोनॉमी को बूस्ट, एक बेहतर बूस्ट देने के लिए है। 1% का रेपो रेट कट हमने शुरुआत में देख लिया है। 2 क्वार्टर्स लगते हैं लगभग उसका ट्रांसमिशन डिले को ऑफसेट होने में, तो यही वो समय है जब वो ट्रांसमिशन डिले ऑफसेट होते हुए आता है और एंड यूजर तक उसका बेनिफिट पास ऑन होना स्टार्ट होता है। ये दोनों बूस्ट ऑलरेडी इकोनॉमी को मिल चुका है। आई थिंक अब यहाँ से ये देखना जरूरी है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में इन 2 जो बूस्ट ऑलरेडी हमें मिल गए हैं, इसका किस तरीके से फैक्टर इन होती हैं चीजें। तो अभी आई डोंट थिंक कि इकोनॉमिक फ्रंट से आवश्यकता है तुरंत आपाधापी में और फर्दर रेट कट करने की, तो मैं स्टेटस क्वो की उम्मीद कर रहा हूँ। देयरफॉर रेट सेंसिटिव सेक्टर्स की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं उतना ज्यादा ईगरली वॉच नहीं कर रहा हूँ अभी उन्हें, सिंस मैं रेट कट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। बट पीएसयू बैंकिंग पैक पे अभी भी हमारा बाइंग व्यू मेंटेन है। स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक बड़ौदा, पीएनबी, बैंक इंडिया, ये जो बड़े मैं कहूंगा पीएसयू बैंक्स हैं टॉप 4-5, इनके अंदर हमारा बुलिश बायस मेंटेन है। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं इन लेवल से इन रिस्पेक्टिव स्टॉक्स के अंदर 5 से 10% की गुंजाइश अभी और है।
ठीक है, तो सरकारी बैंकों की जो सूची बताई है आपके लिए गौरव जी ने, उस पर आप फोकस कीजिए। इनमें आपके लिए पैसे बनाने के मौके बन जाएंगे। लेकिन सरकारी बैंकों के साथ साथ प्राइवेट बैंकों में एक शेयर कल अच्छे रफ्तार के साथ चला है। हालांकि याद रखिए कि पहले गिरा भी बहुत है। करीब 5 सत्र की लगातार गिरावट पर कल ब्रेक लगी और 4% ऊपर बंद हुआ बंधन बैंक का शेयर। और बंधन बैंक उस रेंज में ही है, 160 रुपए के आसपास के प्राइस है। और अगर आप महीने भर पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले अगर आप भाव देखते तो लगभग इसी भाव पर आपको दिखाई देता। यह है बंधन बैंक की कहानी। बंधन बैंक, गौरव जी, आपको लगता है कि कल का मूव आज सस्टेन करेगा और क्या इसमें कोई तेजी की नई पोजीशन बनानी चाहिए? अभिषेक जी, आपने सही कहा। बंधन बैंक लगभग 19 सत्र पे ट्रेड कर रहा है, जिन पे पिछले कुछ महीनों में था। और डीपली या सिंपल शब्दों में कहूं तो बिल्कुल ही अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। पिछले कई क्वार्टर्स में लोअर लोज बनते चले आ रहे हैं। 300 350 के भाव से गिरता गिरता अभी हाफ रेट पे मौजूद है, लगभग 160 पे। कल एक पहला दिन था अपटिक का, और अपटिक भी अच्छा देखने को मिला, 4.5% की ग्रोथ। जो चीज मुझे ज्यादा लुभावनी लगी वो ये थी दैट प्राइस एप्रिसिएशन के साथ साथ यहाँ वॉल्यूम बैक बाइंग थी। शेयर अंत तक बढ़त के साथ चलता रहा और वॉल्यूम अपटिक हमें देखने में मिला है। यस, इस तरीके के जब क्लोजिंग होती है तो गैप अप की उम्मीद की जा सकती है। 168.70 का भाव देखने में मिल सकता है आजकल में इस स्टॉक के अंदर। 170 तक जा सकता है। बंधन बैंक का शेयर 162 रुपए का है, तो यहां से थोड़ी सी गुंजाइश अभी और है शेयर में चलने की। चलिए एक और एक्सपोर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। डेरिवेटिव के धुरंधर मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आपका कन्विक्शन कहां पर है, कौन से शेयर आप लॉन्ग करने की या शॉर्ट करने की सलाह देंगे आज के सत्र में? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बाजार में पिछले लगभग 7-8 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। निफ्टी ने लगभग 18 सितंबर को 25,448 की हाई बनाए और उसके बाद में कल के दिन लगभग 24,600 तक के डाउन साइड देखने को मिले। तो लगभग आप देख रहे हो 800 850 पॉइंट का डिक्लाइन मार्केट में देखने को मिला था। तो जो मोमेंटम था वो इंडेक्स में फिजल आउट होता हुआ नजर आया। बट सेलेक्टिव सेक्टर अभी भी हमारा मानना है कि बाजार में आउट परफॉर्म करेंगे। 2-3 चीजें जो अच्छी चीज ये है कि एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो रिकवर होकर 14-15% की तरफ जा रहे हैं और पुट कॉल रेशियो में भी थोड़ी रिकवरी हो रही है। बट कंसर्न है कि एफआईएस हर दिन बेचते जा रहे हैं। अब हम स्टॉक वाइज और सेक्टर वाइज यदि बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि सेलेक्टिव सीपीएससी इंडेक्स के काउंटर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। उसमें से पीएसयू, बैंक्स, डिफेंस जैसे काउंटर रहेंगे। निफ्टी ऑटो है, वहां पे कंजम्पशन का बूस्ट और जीएसटी रिफॉर्म का मोमेंटम बना रहेगा। उसके अलावा न्यू एज बिजनेस में सेलेक्टिव काउंटर में पॉजिटिव मूव देखने को मिलेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दो जो ट्रेडिंग आइडिया है उसमें से पहला रहेगा यहाँ पे इंडियन बैंक। काफी अच्छा प्राइस सेटअप है और पीएसयू बैंक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। इवन इस साल लगभग 35-36% तक की बढ़त बनाई है और 5 सालों से लगातार हायर टॉप से हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे एक नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसके लिए मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 708 के सपोर्ट से इंडियन बैंक को खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग 750-755 तक के टारगेट बनेंगे। दूसरा काउंटर रहेगा फाइनेंशियल स्पेस से। आप देखोगे फाइनेंशियल काउंटर कंपैरेटिवली बेटर कर रहे हैं, चाहे बजाज फाइनेंस की बात करें और या फिर दूसरे नाम की बात करें। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूंगा पूनावाला फिनकोप। डेली चार्ट में देखें तो पोल इन फ्लेक का ब्रेकआउट हुआ है। सपोर्ट्स ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। 478 के सपोर्ट धीरे धीरे अब ग्रेजुअली शिफ्ट होके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जिस हिसाब से एक पॉजिटिव मोमेंटम और एक पोल एंड फ्लेक का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लग रहा है नया मूव बनना चाहिए। सो 490 के सपोर्ट से 520-522 तक के टारगेट पूनावाला फिनकोप में देखने को मिलने चाहिए। तो ये दो चुनिंदा ट्रेड है, इंडियन बैंक और पूनावाला फिनकोप। और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि बीएफएसआई पे नजर रहनी चाहिए। और जिस हिसाब से टैरिफ वोट चल रहा है, लग रहा है आरबीआई स्टेप इन करके कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट की कटौती कर मार्केट को मोमेंटम दे। तो इन्हीं सब रुझान के चलते इन दो काउंटर बीएफएसआई सेगमेंट से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो दो कॉल्स खरीदारी की, इंडियन बैंक एंड पूनावाला फिनकॉर्प। चंदन तापड़िया की तरफ से उनकी स्ट्रेटजी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। खरीदारी की राय बाजार खुलने से ठीक पहले आपको स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट से जाते हुए। चंदन, गुड मॉर्निंग जी। आप बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपका नजरिया, आपके ट्रेडिंग आइडियाज तो हमने देखे, लेकिन साथ साथ कुछ और थीम्स हैं जिस पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। रेलवे सेक्टर पर फोकस है इन दिनों। हम देख रहे हैं ऑर्डर विंस के चलते भी फोकस रेडार में है ये सेक्टर।
कुछ चुनिंदा कंपनियां अच्छे ऑर्डर्स अभी मिलती हैं जिसके चलते फोकस में रहती हैं। और साथ ही जैसे डिफेंस इंडिजिनाइजेशन की बात हो रही है वैसे ही रेलवे सेक्टर के लिए भी इंडिजिनाइजेशन पर फोकस है। और ताज़ा खबर यह है कि भारत भूटान तक 2 रेल लिंक बनाने के लिए करीब 4033 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। प्रोजेक्ट में मेड इन इंडिया कोच ट्रेन का ही इस्तेमाल होगा। तो जाहिर सी बात है अगर ये हुआ तो फिर मेड इन इंडिया रेलवे कंपनियां जो हैं उनको अच्छा रिस्पॉन्स, अच्छा बिजनेस मिलेगा एंड इवेंचुअल इम्पैक्ट लिस्टेड कैटेगरी कंपनियों पर बिल्कुल पड़ता हुआ दिखेगा। कल ही के सत्र में खबर थी IRFC से जुड़ी हुई भी 20,000 करोड़ के 3 लोन एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किए हैं। सो ओवरऑल रेलवे सेक्टर पर क्या कोई कन्विक्शन बनता है? जी, काफी बिल्कुल सही बात की आपने। कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम ही इंडिया की इकोनॉमी को मोमेंटम बूस्ट करेगा, चाहे ग्लोबल कंसर्न्स कितने भी रहे। 145 करोड़ का देश, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और जिस हिसाब से जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन ही यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और बिल्कुल आपने रेलवे काउंटर की बात की और उससे पहले मैंने निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स के बारे में चर्चा की कि सेलेक्टिव सीपीएसई इंडेक्स के काउंटर अच्छे लग रहे हैं। सीपीएसई को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तरफ पीएसयू बैंक है, दूसरी तरफ डिफेंस है, तीसरा रेलवे है, चौथा आपका पावर एनर्जी रहेगा। रेलवे में कंसर्न ये है कि रिकवरी आती है बट मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ बनती नहीं है, कहीं ना कहीं अपसाइड केप्ड हो रहे हैं। तो उसके चलते यहाँ पे एक बड़े मुंह तो नहीं लग रहे हैं बट यस रिकवरी के चांसेस है। मेरा ऐसा मानना है कि IRFC पिछले लगभग 6 दिन के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद जो कल की रिकवरी दिखाई है वो शॉर्ट टर्म बॉटम बना रहा है। तो 121 के सपोर्ट से 130 तक के लेवल यहाँ पे अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। डिफेंस की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि ये थीम वर्क करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की जो थीम है या स्किल इंडिया की थीम है वहां पे फोकस रहेगा। और जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पिछले 3 से 6 महीने में देखे गए थे, कहीं ना कहीं डिफेंस का मोमेंटम बरकरार रहेगा। और यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन आता है तो खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। तो डिफेंस की काउंटर की बात करें तो HAL हमारे रेडार पे है, जहाँ पे ओवरऑल बुलिश बायस है। 4,580 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 5,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनाने चाहिए। BLB वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस नेम है, जहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लगभग 388 के आसपास है। 388 के सपोर्ट से 420 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो सीपीएस इंडेक्स अच्छा चल लग रहा है बट सेलेक्टिव काउंटर है और ऐसा लग रहा है कि डिफेंस की थीम में वापस मूव रहेगा। तो HAL BL जैसे काउंटर को ध्यान रख सकते हैं। और IRFC में लोअर टॉप लोअर बॉटम के नेगेशन इसलिए बाउंस बनेंगे। चलिए, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग भी देख रहे हैं गाजा प्लान को लेकर। आपको बता दें इजराइल हमस वॉर, व्हाइट हाउस ने एक प्लान रिलीज किया है इजराइल हमस वॉर और साथ ही गाजा गवर्नेंस, ये पूरे के पूरे संघर्ष को खत्म करने के लिए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है। संघर्ष खत्म करने के लिए योजना की घोषणा का समर्थन किया गया है। ये इस वक्त का सबसे बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खासतौर से इजराइल और हमस वॉर को लेकर अगर आप देखें, व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट ऑफ प्लान ट्रंप की तरफ से रिलीज किया है। चलिए, इस पर आगे जितने भी अपडेट्स मिलेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट्स लाइव लेकर हाजिर होंगे। आप बने रहेंगे। SBI लाइव स्टूडियो से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मानसी दवे। और जी हाँ मानसी, ढेर सारी एक्साइटमेंट है मार्केट्स में और कई सारे काउंटर्स को भी आज जो है देखना होगा कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऑटोस तो देखिए रहेंगे ही फोकस में, क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़ों की हम उम्मीद कर रहे हैं, अच्छे आंकड़ों की उम्मीद है। इस बार टाटा मोटर्स की एनालिस्ट मीट है और इसी के साथ साथ आप ढेर सारे काउंटर्स बैंकिंग स्पेस में से भी देख सकते हैं। BEL वो दूसरा काउंटर है जहाँ पे लगातार ऑर्डर विन के चलते हम एक अच्छा मूव देख रहे हैं। और साथ ही साथ बात करें कुछ IT कंपनीज की, तो आज कोफोर्ज में एक्शन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि वहाँ पर CLSA का एक बेहतरीन नोट आया है। और साथ ही साथ जितनी IT कंपनीज की हाल फिलहाल पिटाई हुई है, US में तो थोड़ा टेक स्टॉक्स को लेकर माहौल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, बट क्या इंडियन मार्केट्स में भी वो इम्प्रूवमेंट हमें दिखती है या नहीं, ये समझेंगे हमारे सभी एक्सपर्ट से और ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। हमारे साथ चंदन और गौरव लगातार मौजूद हैं। और चंदन, अगर मैं आपसे आपकी राय IT पे ले पाऊँ तो, क्योंकि कई दिनों से जो है हम देख रहे हैं किस तरीके की मार ये IT काउंटर्स को पड़ रही है। पहले एक्सेंचर के नंबर्स की तरफ से मूड खराब हुआ, फिर H1B वीज़ा हाइक और साथ ही ग्रोथ आउटलुक भी इतना अच्छा नहीं है। और कुछ एक्सपर्ट्स इसको वैल्यू बाय के तौर पर भी देख रहे हैं। क्या आप IT पे कोई पॉजिटिव व्यू अब रख रहे हैं इतने करेक्शन के बाद?
देखिए सृष्टि, निफ्टी आईटी लगातार एक बिकवाली के दौर में गुजर रहा है और इनफैक्ट ये ऐसा सेक्टर है जो बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट इन दिस ईयर एक तरफ जहां आप देखोगे कि निफ्टी ओवरऑल अपनी हल्की सी बढ़त बनाए हुए है वाईटीडी बेसिस पे, पर निफ्टी आईटी में लगभग ऊपरी स्तरों से आप देखोगे तो 20-22% का करेक्टिव मूव ऑलरेडी हो चुका है और किसी भी लेवल पर रिलीफ नहीं आती है। सेल एंड बाउंस का स्टेंस इस सेक्टर में अभी भी कंटिन्यू है। मल्टीपल रीजन है, चाहे ग्लोबल कंसर्न्स, यूएस प्रेसिडेंट के कमेंट रहे या फिर H1B वीजा रहे या फिर क्वार्टरली अर्निंग का थोड़ा सा नर्वसनेस रहे, तो मेरा मानना थोड़ा टाइम लगेगा। आईटी और फार्मा भी ऐसा सेक्टर है जिसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में जाने दे और थोड़ा सा स्टेबिलिटी या क्लियरिटी आए तब पार्टिसिपेट करे तो बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ी सी और क्लैरिटी आए उसके बाद ही जो है आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पे कोटक महिंद्रा बैंक पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है उसको लेकर एक्साइटमेंट ज़रूर है। और गौरव, मैं देख रही थी पिछले 7 से 8 दिनों में स्टॉक में एक करेक्शन ज़रूर हावी हुआ था, पर क्या आपको लगता है इन लेवल्स पे एक सपोर्ट लेकर कोटक महिंद्रा बैंक चलने के लिए तैयार है? सृष्टि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्राइवेट बैंकिंग पैक में एक खासा बाइंग का कोई मटेरियलिस्टिक इम्पैक्ट हमें या रुझान बनता नहीं दिखाई दिया है। थोड़ा बहुत अपटिक जरूर देखने को मिला था पिछले क्वार्टरली रिजल्ट्स में, थोड़ा HDFC बैंक और ICICI बैंक में परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। अदरवाइज बाकी हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें तो अंडर प्रेशर ही रहे हैं। कोटक बैंक की जहां आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, साइडवेज मूव चल रहा था, ब्रेकआउट दिया, सस्टेन नहीं किया, ना गैप फिल कर पाया शेयर और अगेन फिजल आउट हो गया। आने वाले नियर टर्म में 1940-1920 तक के लेवल्स आ सकते हैं। इसके अंदर स्टॉक होल्ड कर जाता है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फर्दर डिक्लाइन कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स 850 लेवल्स। तो अभी मैं इसे अवॉइड की कैटेगरी में रखूंगा स्टॉक। ठीक है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर ये टेक और इस पर फोकस भी करेंगे हम। इस बीच प्री ओपन की शुरुआत हो चुकी है, रेट्स को सेटल होने देंगे और उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स से उनकी राय भी लेंगे। लेकिन 24,667 के लेवल्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं निफ्टी में इन प्री ओपन, और इसके साथ हर रोज़ की ही तरह सोने चांदी में रिकॉर्ड लेवल्स पर शुरुआत होती हुई नज़र आई है और लगभग 1,72,000, इनफैक्ट दिसंबर फ्यूचर्स में सोना जो है वो 1,17,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंचता हुआ देखने को मिला है। और विदेशी बाजार में भी इसी तरह के हम सेंटिमेंट्स देख रहे हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर। इस वक्त भी अगर आप देखें 1,15,452, करीब 1,600 रुपये की मजबूती और 1.5% की बढ़त परसेंटेज वाइज नहीं से पॉइंट वाइज देखें। और इनफैक्ट रेट्स देखें, घरेलू बाजार में भी बढ़त है सोने चांदी में। इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अब दोनों हैं जो कि एट पार नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए 9 के नवरत्न की सूची क्विकली जान लेते हैं। अभिषेक से समझते हैं आज 9 के नवरत्न में क्या कुछ है। अभिषेक, खबरों के दम पर ढेर सारे एक्शंस एंड थीम्स भी हमारे पास। डेफिनेटली मानसी, देखिए 9 शेयर हैं हमारे रडार पर और शुरुआत करेंगे मन इंडस्ट्रीज से। और ये शेयर हो सकता है कि आज एक्सीडेंट का शिकार हो। वजह यह है कि फंड डाइवर्जन मामले में सेबी ने एक फाइनल ऑर्डर जारी किया है और प्रोमोटर्स के खिलाफ घाटे छुपाने की जांच को सही पाया है और यह भी कहा है कि 560 करोड़ रुपए सब्सिडरी को भेजे, फिर उसको एडवांस में बदले। अगला शेयर टाटा मोटर्स, हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से नीचे आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है, लेकिन मूडीज ने इनकी कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग घटाई है और आउटलुक को पॉजिटिव से घटाकर कर दिया है नेगेटिव, तो इसके चलते ये शेयर रहेगा आज फोकस में। डिक्सन टेक अगला शेयर, और पिछले 2 सत्र में करीब 8 से 9% के आसपास की गिरावट का शिकार हो चुका है शेयर ये, और इन्होंने नई सब्सिडरी डिक्सन इलेक्ट्रोकॉप बनाने का फैसला किया है और ये जो सब्सिडरी है ये लिथियम आयन बैटरी बनाएगी। अगला शेयर जो हमारे रडार पर है वो है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस का। 1 जनवरी 2026 से दाम 9 से 12% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि 9,000 रुपए का शेयर था, अब गिर के 5600 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं, तो काफी ज्यादा पिटाई का शिकार हुआ है। पिछले कुछ दिनों से भी लगातार गिरावट का ट्रेंड दिखा रहा है, तो इस लिहाज से आपको इस पर यह चीज जरूर गौर करनी चाहिए। बीएल हमने देखा है कि थोड़ी थोड़ी तेजी आ रही है, 400 रुपए के आसपास के भाव हो गए हैं। डिफेंस का ये प्ले है। पिछले दिनों खबर आई थी कि एलएनटी के साथ इन्होंने एक करार किया था और एक अपडेट कंपनी ने दिया है कि 16 सितंबर के बाद से अब तक 1092 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी को मिले हैं। रेलवे शेयर, आरवीएनएल, इरकॉन समेत तमाम शेयर फोकस में रहेंगे क्योंकि भारत भूटान तक 2 रेल लिंक बनाने के लिए 4033 करोड़ रुपए का निवेश करेगा।
नोसिल भी आज फोकस में रहेगी। एक एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है कंपनी के खिलाफ, तो थोड़ा सा हो सकता है कि नेगेटिव रिएक्शन आपको इस शेयर में दिखे। केन्स टेक, कल हमने देखा था कि डिक्सन के साथ साथ केन्स के शेयर पर भी दबाव था, लेकिन एक अच्छी खबर आई है कि केन्स सेमीकॉन और यूएसटी के बीच ज्वाइंट वेंचर बनाने का ऐलान किया गया है। और आखिर में ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पर कोटक महिंद्रा बैंक को हमने नवरत्न की लिस्ट में शामिल किया है और ओवरवेट की रेटिंग दी है मॉर्गन स्टैनली ने कोटक महिंद्रा बैंक पर, और जो लक्ष्य दिया है वो दिया है 2600 रुपए का, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 600 रुपए अपसाइड की गुंजाइश मॉर्गन स्टैनली शेयर में देख रही है। ऑलराइट, तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज रखनी है नज़र, और कई सारे स्टॉक्स पे जो है आप देखें हमने चर्चा भी की, हमारे एक्सपर्ट से ओपिनियन भी लिया। पर एक और काउंटर है एस्ट्रल, यहाँ पर भी फोकस करते हैं क्योंकि इस काउंटर पर भी हमने देखा था कि नतीजों के बाद जो कंपनी की कॉमेंट्री आई थी वॉल्यूम ग्रोथ और साथ ही प्राइस हाइक की उम्मीदों को लेकर, उसमें स्टॉक में काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा ज़रूर। पर आज जो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई, उनका कहना है कि देखिए बारिश के चलते थोड़ा डिमांड पर असर ज़रूर मिला है, बट अब जो है शायद आउटलुक बेहतर होते हुए दिखेगा। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी और इन सब के चलते पीवीसी रेजिन्स पे जिस तरीके से ऐड लग सकता है, वो कहीं ना कहीं घरेलू कंपनीज के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। वो एक ट्रिगर आना बाकी है, और ये कंपनीज में भी जो है हमने देखा कई सारा एक्साइटमेंट ऑलरेडी बिल्ड इन लग रहा था, ना ही सिर्फ एस्ट्रल बल्कि सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी हाल फिलहाल डिसेंट एक्शन देखने को मिला। गौरव, एक बार आपसे समझना चाहेंगे क्या व्यू रखते हैं आप ऐसी पाइप कंपनीज पे, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट डिमांड तो है बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिलहाल प्लेटू होते हुए दिख रही है, बट ये पूरे रियल एस्टेट बूम में हमने पाइप कंपनीज को बहुत पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा, बल्कि करेक्ट ही हुई हैं। क्या आपको लगता है अब इन्वेस्टर इंटरेस्ट थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, और जो कुछ एक ट्रिगर्स ब्रोकरेज हाउसेज हाईलाइट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कमेंट्री बता रही है, क्या आपको लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी उसको वैल्यू करेंगे? सृष्टि, आपने सही कहा है। पिछले कुछ सत्रों से रादर कुछ महीनों से अंडर परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्पेस में देखने में मिला है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें लंबा व्यू लें, यानी 1.5-2 साल का इनका अगर एक बार ट्रेंड स्टडी करने की कोशिश करें, तो ये पैक एट लार्ज एक आउट परफॉर्मिंग पैक रहा है। तो उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन इसके अंदर हो चुका है। एस्ट्रल की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो एस्ट्रल में अब डाउनसाइड की गुंजाइश यहाँ ज्यादा नजर नहीं आती है। 101 रुपये का एक बार अगर डाउनसाइड सपोर्ट इसने दोबारा टेस्ट करने की कोशिश की तो की, उससे ज्यादा मैं डाउनसाइड इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। वेयर एज एक अगर बाउंस आता है तो एक अच्छे खासे उछाल देखने को मिल सकता है शेयर प्राइसेस में। इवन 1800 तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बाउंस के अंदर। तो आई थिंक अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो काफी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल है ये स्टॉक। 1800 रुपए के तक के लेवल आप देख सकते हैं, हालांकि भाव अभी 1450 रुपए के आसपास हैं और आज भी ये सकारात्मक शुरुआत के संकेत दे रहा है। मार्केट भी करीब 56 अंक ऊपर निफ्टी सेटल हुआ है, तो जो उम्मीद थी गिफ्ट निफ्टी से उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन हमें शुरुआती कारोबार में हो सकता है कि निफ्टी की तरफ से दिखाई दे। 24,700 के आसपास खुलने की उम्मीद है। चंदन जी, एक राय आपसे मारुति के शेयर पर चाहिए, क्योंकि मारुति लगातार चला शेयर ये हाल फिलहाल जो अपडेट आए जीएसटी रिडक्शन के बाद कि उन्होंने किस तरह की सेल्स की हैं वो भी बहुत अच्छा है कि प्रतिदिन के हिसाब से 1800 गाड़ियां मारुति ने बेची। हालांकि जो रोल ओवर के जो आंकड़े हैं अगले सीरीज में वो थोड़े से नरम है मारुति को लेकर। अब देखते हैं कि सितंबर महीने की बिक्री के आंकड़े किस तरह के आते हैं, दमदार ही वैसे तो आएंगे। क्या सलाह होगी आपकी मारुति के शेयर को लेकर? 16,000 रुपए का भाव मारुति का, क्या यहां से अगर कोई नया ट्रेडर है, नया निवेशक है, आप उसको खरीदने की सलाह देंगे या फिर अब थोड़ा सा किनारा कर लें ऑटो स्टॉक से? मेरा तो इनफेक्ट मानना है कि निफ्टी ऑटो में जो बढ़त है वो बढ़त बरकरार रहनी चाहिए। काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। लगभग देखिए इस काउंटर में 47% तक की रैली इस साल बन चुकी है और अभी भी मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आप देखोगे जो जीएसटी 2.2 का रिफॉर्म है उसका एक सीधा असर ऑटो सेल्स नंबर पे होना चाहिए। और मारुति अब ईवी में एक नया रिवोल्यूशन लेके आ रहा है, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। हालांकि कल चल चुका है बट अगेन स्ट्रेंथ है और मोमेंटम है, इसलिए काउंटर का डिक्लाइन होना काफी टफ है। मेरे हिसाब से कोई भी छोटी मोटी वॉलेटिलिटी से काउंटर नीचे आता है तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि 15,400 के सपोर्ट से मारुति 16,500 17,200 तक के टारगेट को छूते हुए नजर आना चाहिए। मारुति को लेकर ये व्यू।
कल हमने देखा कि सम्मान कैपिटल एक बड़ा उछाल हमने शेयर में देखा। इंडिया बुल्स हाउसिंग के नाम से पहले इसको हम जानते थे, नाम इसका चेंज हो गया करीब डेढ़ साल पहले। 160 रुपए के आसपास के प्राइसेस इसके हैं। गौरव जी, आज भी हम देखने की शुरुआत इसकी बेहतर होगी और कल जो ब्लॉक डील हुई उसकी डिटेल भी आ गए हैं कि आईसीसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने करीब 43 लाख शेयर खरीदे हैं 152 रुपए प्रति शेयर के भाव के आसपास। आपको लगता है कि अप मूव ये जारी रहेगा और यहां से आप नेक्स्ट टारगेट क्या देख रहे हैं शेयर में? शेख जी, बहुत अच्छा अप मूव आया है जिसके चलते एक ब्रेकआउट देखने में मिला है। वॉल्यूम बैक बाइंग थी, मल्टीफोल्ड वॉल्यूम कलम में देखा, आपने बताया भी वो ब्लॉक डील आई है इसके अंदर। अब उसके साथ साथ ब्रेकआउट आया है। जो नियर टर्म टारगेट्स की अगर मैं बात करूं, 168 170 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो करंट लेवल से स्टॉप लॉस थोड़ा दूर बन रहा है क्योंकि कल के सत्र में ही लगभग 12% की तेजी देखने को मिल गई है। हैविंग सेड दैट, कोई डिप मिले तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। अगर छोटा मोटा भी कोई डिप मिल जाए तो 142 रुपए के स्टॉप के साथ 174-75 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक। चलिए बाजार की शुरुआत पर अब फोकस करते हैं। बढ़त के साथ शुरुआत के आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं 24,700 के नजदीक। गिफ्ट इनफैक्ट प्री ओपन में लेवल्स जो हैं नजर आ रहे हैं 24,700 के आसपास है, उसके पार ही शुरुआत हो जाए। लेकिन नजर रखेंगे निफ्टी 50 में जो बदलाव होने जा रहे हैं उसके चलते जो स्क्रिप्ट्स हैं अफेक्ट होती हुई दिखेंगी उन पर। मैक्स हेल्थ केयर, इंटरग्लोब एविएशन की एंट्री होने जा रही है। वहीं इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प जो हैं वो बाहर होते दिखेंगे, तो इन पर किस तरह के इम्पैक्ट आते हैं इस पर नजर रखेंगे। हालांकि वोलेटाइल सेशन नजर आ सकता है। इस वक्त बढ़त के साथ शुरुआत के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन नॉट टू फॉरगेट कि आज मंथली एक्सपायरी का सेशन और कल भी इनफैक्ट एक्सपायरी है क्योंकि गुरुवार के दिन बाजार बंद है, मार्केट हॉलिडे है। इसके चलते एक्सपायरी सेंसेक्स की कल होती दिखेगी, तो आज और कल दोनों सेशंस वॉलेटाइल रह सकते हैं, इसको बिल्कुल ना भूलें। डिफेंस स्टॉक्स इन पर्टिकुलर ऑर्डर विंस के चलते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1092 करोड़ का ऑर्डर मिला है तो फोकस में रहेगा। रेलवे शेयरों पर भी फोकस करें। कल के सत्र में हमने देखा था IRFC पर न्यूज़ फ्लो था और इसके चलते फोकस था। और इसके अलावा आज आया है इंडिजनाइजेशन, रेलवे इंडिजनाइजेशन पर भी बड़ा फोकस है सरकार का। ठीक डिफेंस की ही तरह रेलवे सेक्टर पर भी फोकस है और भारत भूटान तक 2 रेल लिंक बनाने की योजना है जिसमें 4033 करोड़ के निवेश की बात हो रही है। तो इसके चलते रेलवे स्टॉक्स पर खासतौर से आपको नजर रखनी है। IPO मार्केट में भी कह सकते हैं IPO मार्केट काफ़ी गर्म है और लगातार IPO मार्केट में मैनेजमेंट से बातचीत वीटीना और स्वदेश कर आपके सामने रख रहे हैं इंपॉर्टेंट टेक्स, तो इस पर भी नजर रखेंगे। ऑटो क्षेत्र पर खासतौर से फोकस क्योंकि कल ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स आते हुए दिखेंगे। ऑटो बिक्री की चाल कैसी है, फेस्टिव डिमांड का इंपैक्ट कितना दिखा है, GST रेट रैशनलाइजेशन का कितना बूस्टअप है, इन तमाम पर फोकस। बाजार की शुरुआत आपकी स्क्रीन पर 24,700 के बिल्कुल नजदीक 24,688-90 के लेवल्स पर करीब 57 अंकों की बढ़त पर निफ्टी शुरुआत करता हुआ 54,674 के स्तर पर 200 अंकों की बढ़त पर बैंक निफ्टी में मजबूती की चाल। वहीं सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं करीब 250 अंकों की बढ़त। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्शन, 50-60 अंकों की तेजी, लेकिन हम देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप भी हरे निशान के साथ खुलते हुए। तो चलिए मंगल में शुरुआत कह सकते हैं अच्छी खासी मजबूत के बीच कामकाज। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज यानी कि मार्केट के टेक्सचर को अगर आप देखेंगे, एडवांसेस का पलड़ा भारी, 1144 एडवांसेस के सामने 530 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट इंडिया विक्स में कल हमने स्पाइक अप देखे थे, आज के सत्र में इंडिया विक्स पे क्या कुछ हो रहा है इस पर भी नजर रखें। अगर डाउन साइड है, अगर इंडिया विक्स में गिरावट है तो फिर कंसर्न नहीं है, रिलीफ है। 0.5% की गिरावट है, कंफर्ट लेवल के आसपास 11-12 के लेवल्स के इर्द गिर्द इंडिया विक्स फिलहाल नजर आता हुआ। मेजर कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और इस बीच निफ्टी पर भी लगातार फोकस कीजिएगा जरूर। 24,700 के पार निकल चुका है निफ्टी इस वक्त और इन स्तरों को टच बेस करने के साथ 24,700-705 के लेवल्स आप देख पाएंगे। मजबूती की चाल निफ्टी में और अच्छी शुरुआत, ये बढ़त जो है आगे बढ़ती हुई। ICICI बैंक, टाइटन, HDFC बैंक, इन्फोसिस, कोटक बैंक के 5 बड़े प्लेयर्स कह सकते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड ITC, भारतीय एयरटेल, SBI, श्री सीमेंट, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं बिक वाली का दबाव। हीट मैप अगर स्टॉक्स का लेकर आएंगे तो निफ्टी की 50 कंपनियों में से करीब 40-42 कंपनियों में खरीदारी इस वक्त नजर आ रही है। सो एब्सोल्यूट पॉजिटिव टेक्सचर मार्केट का इस वक्त आप पाएंगे।
इसके अलावा सेंसेक्स पर भी नजर होनी चाहिए, बैंक निफ्टी पर भी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपको मिल जाएंगे मूव्स, अपॉर्चुनिटीज, छोटी मझौली कंपनियां जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। लेकिन ये देखिए स्टॉक्स का हीट मैप इस वक्त आपके स्क्रीन पर। बैंक्स एंड फाइनेंस लगभग सारे बैंक्स हैं, इंडसइंड, कोटक बैंक, फेडरल बैंक टॉपिंग द चार्ट्स। पंजाब नेशनल बैंक में भी अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज देखने को मिला है। इसके अलावा ब्लू डार्ट पर अभी हमने बात की थी, न्यूज़ फ्लो का एक्शन हमारे खबरों वाले शेयर्स की सूची में से हमने एडअप किया था। 1 जनवरी 2026 से 9 से 12% तक दाम बढ़ाने का ऐलान कंपनी ने किया है और इसका इम्पैक्ट ब्लू डार्ट के स्टॉक प्राइस में नजर आ रहा है। 4% की तेजी, इसे हम ओपनिंग के खिलाड़ी के तौर पर एडअप कर सकते हैं। ब्लू डार्ट में ऑलमोस्ट 4% के मूव्स, 5% की तेजी बात करते करते इस वक्त नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर, कल के सत्र में भी ये स्टॉक में तेजी थी, आज के सत्र में भी मूव जो है पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। गिरावट कहाँ पर है? वोकहार्ट फार्मा, रेडिंगटन जैसे काउंटर्स हैं जो कि आज के फिसड्डी के लिस्ट में एडअप हो सकते हैं। बिकवाली का दबाव यहाँ पर हावी होता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 3-4% के डाउन ट्रेंड्स यहाँ पर। वेदांता डिविडेंड फ्रेंडली काउंटर कल के सत्र में चल रहा था, एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर था, आज भी करीब 1.5 से 2% तक की तेजी। फूड डिलीवरी स्पेस में ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट आए और बाजार खुलने से ठीक पहले हमने गौरव से इस पर बातचीत भी की थी, उनका स्टांस भी जाना था। इटर्नल स्विगी पर आज भी फोकस, इटर्नल में बिकवाली, लेकिन स्विगी में हम देख रहे हैं मजबूती का ट्रेंड अपनी जारी, करीब 1-1.5% तक की तेजी वहां पर भी नजर आ रही है। रेलवे काउंटर्स पर भी फोकस कीजिएगा, रेलवे स्टॉक्स फोकस रेडार पर है। IRFC के चार्ट्स में अच्छा खासा एक्शन, RVNL में हरे निशान के साथ शुरुआत होती हुई इस वक्त नजर आ रही है, मजबूती का ट्रेंड यहां पर नजर आएगा। टाटा स्टील, M&M, ब्लू डार्ट, IRFC ये तमाम स्टॉक्स हैं। BEL ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ फ्लो जो कि पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। रेल टेल पर भी नजर रखें, करीब 37 से 40 करोड़ का ऑर्डर कंपनी को वाइजैक पोर्ट से मिलता हुआ दिखा है। रेल टेल के स्टॉक प्राइस पर भी इसका एक इम्पैक्ट किस तरह का पड़ रहा है, ओवरऑल रेलवे काउंटर्स पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल एक बार स्क्रीन पर लेकर आ जाते हैं। आज के सत्र में सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन है। टॉप परफॉर्मर मेटल सेक्टर है, इसके ठीक पीछे फार्मा, PSU बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, ऑटो, FMCG और एनर्जी। बैक सीट रियल एस्टेट सेक्टर ने पकड़ी है, हल्का फुल्का डाउनसाइड, लेकिन हाँ गिरावट, कमजोरी रियल एस्टेट सेक्टर में हम देख रहे हैं। इसके अंदर तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में अच्छा खासा एक्शन। अच्छी शुरुआत के एंटिसिपेशन थे और बाजार की इस वक्त अच्छी शुरुआत होती हुई बेंचमार्क्स एज वेल एज ब्रॉडर मार्केट्स की। आइए हमारे एक्सपर्ट से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि शुरुआत वो कैसे देख रहे हैं और बाजार में इस वक्त उनके फोकस रेडार पर कौन से ट्रेडिंग आइडियाज हैं। तो चलिए बाजार की हुई है अच्छी शुरुआत और एक एक करके अब ओपनिंग ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट से और समझते हैं कि खुलने के बाद कहां पर है उनकी नज़र। और चंदन, सबसे पहले आप बताइए कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, तो कहीं ना कहीं गोल्ड का जो ग्लिटरिंग है और सिल्वर का शाइनिंग है वो इक्विटी मार्केट के मोमेंटम को भी सरपास कर रहा है। और रिसेंट डेटा के हिसाब से आई थिंक यूएस का जो रिजर्व है गोल्ड का $1 ट्रिलियन वैल्यू में आया है, जो हाईएस्ट एवर है। और गोल्ड की तेजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, मोमेंटम बना हुआ है। और अब फेस्टिव सीजन है तो वो भी एक नया मोमेंटम दे रहा है। तो बिल्कुल मैं उससे रिलेटेड काउंटर की बात करूंगा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और उसको ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान कॉपर पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मेजर ट्रेंड काउंटर का पॉजिटिव है। वीकली चार्ट पे देखें तो काफी अच्छा सेटअप बन रहा है। डेली चार्ट में हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस है। तो मौजूदा लेवल 327 328 के आसपास खरीदारी की सलाह देंगे। सपोर्ट रहेगा 312 का। मेरा मानना है कि 350 से लेके 365 तक के टारगेट हिंदुस्तान कॉपर में मिलने चाहिए। तो गोल्ड और कॉपर की रैली कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कॉपर की तरह प्रभावित होनी चाहिए। दूसरा काउंटर है मुथूट फाइनेंस। अगेन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे फोकस कर रहे हैं। मुथूट फाइनेंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है, खरीदारी की सलाह होगी। 3030 के सपोर्ट से ऊपर में 3250 तक के टारगेट मुथूट फाइनेंस में बनने चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए दो काउंटर्स और दोनों ही लिंक्ड है, गोल्ड और सिल्वर, और साथ ही बेस मेटल्स की चाल पे हिंदुस्तान कॉपर, और साथ ही आप देखिए मुथूट फाइनेंस यहाँ पर राय आती हुई फिलहाल चंदन की तरफ से। पर गौरव, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर है आपकी नज़र? जी, मुझे भी जो शेयर पसंद आ रहा है, पहला शेयर मेरा मेटल पैक से ही है, नेशनल एल्यूमिनियम। एक अच्छी गिरावट हमने इस शेयर में ऑलरेडी देखी है। 220 लेवल से गिरता गिरता 200 लेवल पे आया,
200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो था ही, उसके साथ ही साथ 50 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी लिया और कल के सेशन में हमने फर्स्ट डे ऑफ एक रिवर्सल देखा जो आज कंटिन्यू होता दिख रहा है। करंटली 1.5% की बढ़त के साथ ये शेयर 207 पे ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगेन 200 रुपए का दूंगा जो कि एक नियर टर्म इसका सपोर्ट है, अच्छा लेवल है और 250 220 तक के टारगेट्स इसके अंदर आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए ये एक ही स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। ओके, तो फिलहाल एक ही स्टॉक पसंद आ रहा है नाल्को। तो कहीं ना कहीं मेटल्स पर जो है हमारे एक्सपर्ट की नज़र है। आप देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर एक तरफा इसमें रैली देखने को मिली है, पर चंदन को अभी भी पसंद आ रहा है इस काउंटर में। चंदन की राय आती हुई, और साथ ही अगर हम बात करें एल्यूमिनियम साइड की तो नाल्को जो है वो पसंद आ रहा है फिलहाल गौरव को। तो मेटल्स में देखते हैं, और जी हाँ, खुलने के बाद जो है एकाएक स्पाइक दिखा रहे हैं ये सभी काउंटर्स। तो चलिए मेटल्स पर नज़रिया पॉजिटिव आता हुआ हमारे एक्सपर्ट का, ये सेक्टर पर फोकस रखेंगे। पर अब स्वागत करते हैं तेजस शाह का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद है शो में। तेजस, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले कहाँ पर है आपकी नज़र और कैसे देख रहे हैं आप बाजार को आज? गुड मॉर्निंग सृष्टि जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक लास्ट फ्राइडे के सेशन में हमने एक ब्रेकडाउन देखा था 24,800 850 के नीचे। तो जब तक ये लेवल ऊपर में क्रॉस नहीं करता है, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से दबाव बना रहेगा। पिछले 6 दिनों से हमने लगातार गिरावट देखी है निफ्टी में, तो हल्की सी पुल बैक रैली आ सकती है। बट 24,800 850 का लेवल एक महत्तम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली का दौर जारी रहेगा। जो सपोर्ट है वो करीबन 24,600 के करीबन है। 24,600 का स्तर टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज कमिंग डायरेक्टली अराउंड 24,400 लेवल, जो निफ्टी की 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो पहला जो स्टॉक मैंने चुना है वो बैंकिंग क्षेत्र से एक्सिस बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक में हमने रिसेंटली लास्ट वीक एक ब्रेकआउट देखा था और उसके बाद स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 1172 का। पिछले 3-4 दिनों में मार्केट के साथ हमने ये स्टॉक में भी गिरावट देखी थी। बट मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से यहाँ से एक माइनर डिप आता है 1125-28 के करीबन, तो एक अच्छा लेवल रहेगा लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए विद स्टॉप लॉस बिलो 1084। इसका लक्ष्य रहेगा 1172 का पहला, और ये लेवल सरपास होता है तो 1215 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं एक्सिस बैंक में। दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ओएनजीसी लिमिटेड। ओएनजीसी ने भी एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 230-232 के करीबन, और ये बेस बनाने के बाद स्टॉक काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हायर हाई के स्ट्रक्चर बना रहा है ऑन अ डेली एंड वीकली चार्ट। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में भी करंट भाव पे या तो डिप में खरीदारी की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 232। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 248 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 255 का। ठीक है, ओएनजीसी के लिए 248 255 के टारगेट, और ये कुछ शेयर से खरीदारी वाले तेजस जी की तरफ से। बाजार की अगर हम बात करें तो गेंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, और हम देख रहे हैं कि 70 अंकों के आसपास की मजबूती निफ्टी में है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में इस वक्त है। 54,700 के ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो आज अपेक्षाकृत कल से अगर हम तुलना करें तो कल वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा था। आज एक्सपायरी का डे भी है, लेकिन शुरुआती सत्र में उतनी अभी वोलेटिलिटी नहीं है। और हम ये भी देख रहे हैं कि आज जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो आपको बेहतर दिखाई देगा। 1700 शेयर अगर ऊपर हैं तो करीब 650-700 शेयर नीचे कारोबार कर रहे हैं। और निफ्टी के 50 में से इस वक्त हम देख रहे हैं कि 43 शेयर मजबूती के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। एक शेयर पर जरा फिर से व्यू लेंगे और वो है चंदन जी टाइटन का। टाइटन हमने देखा कि करीब करीब 3700 रुपए के भाव से ये शेयर गिरा, लेकिन कल भी चला, आज भी चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक जो चिंता है जिसके चलते तमाम ज्वेलरी काउंटर गिरे थे, और वो है गोल्ड के प्राइसेस। गोल्ड तो लगातार रिकॉर्ड हाइस पर है ही, हालांकि बार बार हम देखते हैं कि 3300 रुपए के आसपास आके एक सपोर्ट लेके टाइटन का शेयर चलने की कोशिश करता तो है। आपका व्यू क्या होगा चंदन जी टाइटन को लेकर? देखिए, टाइटन की बात करें तो गोल्ड रेटेड काउंटर है। हालांकि गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिनके पास है वो होल्ड करते, कभी बेचते नहीं है। बट नया लेने में हमेशा संकोच रहता है कि इस भाव पे लिया जाए, और गोल्ड की जो तेज रफ्तार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आई थिंक वो एक रीजन है कि पिछले 4 वीक में करेक्टिव मूव देखने को मिला है। बट अगेन कंजम्पशन का थीम इंडिया में इंटेक्ट है, और ओवरऑल ये काउंटर पिछले कुछ सालों की बात करें तो अच्छा परफॉर्म किया है, भले ही पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड बायस है।
तो आई थिंक मल्टीपल सपोर्ट 3300 3330 के आसपास है, उसको बेस बनाना चाहिए ऊपर में 3600 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए। टाइटन को लेकर ये व्यू चंदन जी की तरफ से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या है कि जो गिरने वाले जो शेयरों की संख्या है ना वो कम हो रही है। निफ्टी में इस वक्त सिर्फ 6 शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट दिखेगी और आईटीसी सबसे ज्यादा कमजोर है। गिरावट कितनी है? सिर्फ आधे % के आसपास की है। बाकी रिलायंस 1/4% नीचे है, एलएनटी में करीब 1/4% के आसपास की नरमी देख रहे हैं। तो माहौल आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेहतर जरूर है। इंडियन बैंक 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है और इंडियन बैंक ने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है। अगर आप थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम कर लेना 4 से 5 साल का, तो ये शेयर कोविड के बाद से तो सुपर रनअप दिखाया है इसने। इंडियन बैंक तेजस जी, आपके रडार पर निश्चित तौर पर आया होगा। 736 रुपए का भाव फिलहाल हम देख रहे हैं, 1.5% की तेजी। और चलेगा या फिर जिनको प्रॉफिट हो रहा हो अच्छा खासा, थोड़े बहुत मुनाफा वसूली के बारे में सोचे वो? डेफिनेटली हल्की सी मुनाफा वसूली करनी चाहिए। स्टॉक एक क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं फॉर द रिमेनिंग पोजीशन 700 के नीचे। जो स्ट्रक्चर है अभी भी काफी स्ट्रांग है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक और भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और 775 से लेके 780 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो 50% स्टॉक में मुनाफा वसूली करनी चाहिए और जो रिमेनिंग पोजीशन है उसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं बिलो 700 लेवल। ये राय बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर तो फोकस है ही, लेकिन इसके साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल। कल के सत्र में भी सरकारी बैंक का खेमा जो है आउट परफॉर्म कर रहा था और आज के सत्र में भी पीएसयू बैंक स्पेस पर नजर होनी चाहिए। आउट परफॉर्मेंस वहां से एब्सोल्युटली इस वक्त नजर आती हुई उच्चतम स्तर पर एट डेज हाई निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देख पाएंगे। इसके ठीक साथ साथ मेटल इंडेक्स में भी कल शाइन थी और मेटल इंडेक्स में आज भी शाइन है। रिलेटेड स्क्रिप्ट्स की अगर बात करें, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस मेटल सेक्टर में हिंदुस्तान कॉपर हिंदुस्तान चाहेंगे। मेटल पैक अच्छा खासा एक्शन दिखाता हुआ, क्या राय होगी? देखिए निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था मेटल इंडेक्स का वो करीबन है 10,322 का। वहां पे काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है मेटल स्टॉक्स में और आउटलुक भी अभी भी पॉजिटिव है। 10,300 350 के करीबन मेटल इंडेक्स में रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां पे हल्की सी मुनाफा वसूली आ सकती है। हिंदुस्तान कॉपर एक बहुत ही बढ़िया काउंटर है और लगातार एक हायर हाई बना रहा है। ये स्टॉक में मुझे लग रहा है अभी भी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखी है स्टॉक में विद अ पोजिशनल स्टॉप लॉस बिलो 300। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 353 तक के भी लेवल छू सकता है, तो हल्की सी डिप में बाई कर सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर में। और नैल्को का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ये स्टॉक भी लगातार एक आउट परफॉर्मर रहा है ऑन द रिसेंट टाइम। अभी पिछले 5-6 दिनों से स्टॉक में एक हल्की सी मुनाफा वसूली आई है, बट अभी स्टॉक जो है रिसेंटली एक सपोर्ट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 198-200 का एक काफी स्ट्रांग सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक इसका जो रिसेंट स्विंग हाई था वो भी रीटेस्ट कर सकता है। तो 198 के स्टॉप लॉस से करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य रहेगा 214 का और वो सरपास होता है तो दूसरा लक्ष्य रहेगा 220 का। 220 तक के लेवल्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। नैल्को इनके फोकस पर भी है, इस पर राय भी दी और इसे रिविजिट भी हम कर रहे हैं। लेकिन आईटी सेक्टर में हमने देखा कि बिकवाली का दौर जो था, बिकवाली का दबाव जो था वो छटता हुआ नजर आ रहा है। बट गौरव, डू यू थिंक इट इज़ टू अर्ली टू से कि ये गिरावट थमी है? एंड इन पर्टिकुलर आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे लार्जर प्लेयर्स मिड कैप आईटी प्लेयर्स में अच्छी तेजी है, कोफोर्ज, एचसीएल टेक, विप्रो, ओरेकल फाइनेंशियल, लेकिन नजरें जारी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज पर। इस स्टॉक को एक बार पुल अप करते हैं और नेटवेब टेक्नोलॉजीज गौरव अगर आप ट्रैक कर रहे हैं पिछले एक महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 70% के गेंस स्टॉक ने देखे हैं। लगभग हर सेशन में हम मजबूती देखते हैं, आज के सत्र में भी 4% की बढ़त। बिल्कुल, ये स्टॉक एक ऐसा मतलब स्टॉक रहा है जिसके अंदर बाजार के मूव का बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं था। बाजार चल रहा था तब भी ये चल रहा था, बाजार के अंदर 1000 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग आई निफ्टी में, तब भी इसके अंदर एक सीधी फॉरवर्ड लुकिंग चार्ट बरकरार है और एक अलग ही मोमेंटम बना हुआ है। एंड
मानसी सरप्राइजिंगली एट एवरी लेवल ये बाइंग जो है ये वॉल्यूम सपोर्ट के साथ है, इसलिए यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हर लेवल पे हायर लेवल पे बरकरार है और शेयर अपवर्ड मूव कंटिन्यू कर रहा है। अभी भी करंट लेवल्स पे देखें तो यहाँ पे एक चांस बन रहा है, बिल्कुल 3700 के स्तर पे ट्रेड कर रहा है। 3400 का एक अच्छा सपोर्ट है और आई थिंक अगर छोटा मोटा कोई डिप मिलता है तो उसके अंदर इसको बाइंग के लिए ही कंसिडर करना चाहिए। ये कुछ काउंटर्स पर आपके लिए राय, जहां पर आईटी स्पेस में से कुछ चुनिंदा काउंटर्स पर हमारे एक्सपर्ट्स ने राय दी। पर चलिए अब स्वागत करते हैं अमोल अठावले का भी, वो हमारे साथ शो में मौजूद है। अमोल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अपने स्टॉक कॉल्स ही दीजिए अमोल, क्योंकि बाजार की शुरुआत अच्छी हुई है, ऐसे में क्या कोई बाय कॉल्स आपके रेडार पे आती हुई? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। बजाज ऑटो के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 8750 के आसपास मैंने पिक किया था, अभी थोड़ा सा नीचे है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 9100 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 8600 का। एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद स्टॉक एक प्रॉमिसिंग लेवल के आसपास चल रहा है। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज उसी के आसपास है। मार्केट में भी थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो बजाज ऑटो में एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। दूसरा एमएफएसएल के साथ जाना चाहूंगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 1580 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1650 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 1550 का। डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है करेक्शन के बाद, एक प्रॉमिसिंग उसके बाद एक प्रॉमिसिंग रिवर्सल फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे देखने को मिला है। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए बजाज ऑटो पर रखते हैं नज़र, और सभी ऑटो कंपनीज पर नज़र है ही, क्योंकि ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आएंगे उसमें नंबर वाइज और ग्रोथ वाइज देखें तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो ही एक्चुअली आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, ऐसा कुछ आंकड़े बयां कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके का मूवमेंट इन काउंटर्स में देखने को मिलता है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वागत करते हैं रवि झाकर जी का, जो कि एल कार्गो ग्रुप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनसे समझते हैं कि त्योहारी को लेकर क्या कुछ उनकी प्लानिंग है, किस तरीके का मोमेंटम ऑन ग्राउंड देखने को मिल रहा है, और आगे के लिए कंपनी की क्या लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, हम सब ने वो आपके प्राइस हाइक की भी अनाउंसमेंट पढ़ी, पर पहले बात करना चाहेंगे ये त्योहारी सीजन में क्या कुछ किस तरीके का मोमेंटम एल कार्गो ग्रुप के लिए देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तैयारियां आपने ऑलरेडी की हैं, और पिछले फेस्टिव सीजन के कंपैरिजन में ये फेस्टिवल किस तरीके से पैन आउट कर रहा है? जी बिल्कुल, अगर आप त्योहारी सीजन की बात करें तो जहां तक हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं, ऑल कार्गो गति में जो हमारा B2B एक्सप्रेस बिजनेस है, उसमें हम लोग एक मोमेंटम देख रहे हैं। मैं बोलूंगा कि जो जीएसटी के रिफॉर्म्स अभी हुए उसका भी उसके ऊपर एक प्रभाव है, और इस महीने मुझे लगता है कि पूरी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ विटनेस करेगी कंपेयर टू लास्ट मंथ। तो एक मोमेंटम है जीएसटी के रिफॉर्म्स का भी, त्योहार का भी। उसके अलावा अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं तो जहां पे फेस्टिवल क्रिसमस के अराउंड एक पीक डिमांड होती है, वो थोड़ी सी सबड्यूड है। अगर मान लीजिए कि 8 से 10% के आसपास की ग्रोथ हुआ करती थी अमूमन, तो इस बार 4 से 5% की ग्रोथ है कंपेयर टू प्रीवियस मंथ्स। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, हमारा जो ऑल कार्गो टर्मिनल्स का बिजनेस है, जहां पे हम कंटेनर टर्मिनल्स CFS ICD ऑपरेट करते हैं, वहां पे भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है। वॉल्यूम्स ऑल टाइम हाई की डायरेक्शन में है जो हम हैंडल करते हैं। तो जहां तक इंडिया की बात है, करंट फेस्टिव सीजन है, मुझे लगता है कि ओवरऑल एक इकोनॉमिक मोमेंटम नजर आता है। एक्सपोर्ट में जो US टैरिफ्स हैं उसकी वजह से कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे मैं बोलूंगा कि हल्का सा शायद उनके ऊपर प्रेशर रहेगा, लेकिन ब्रॉड इंडिकेटर्स जो हैं, अधिकतर हमारा कंजम्पशन ड्रिवन एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है। ठीक है मिस्टर जाखड़, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अभिषेक हियर फ्रॉम नोएडा स्टूडियो। सर, एक तो चीज़ आप ज़रा ये बता दीजिए कि पिछले साल से मुकाबले अगर हम तुलना करें तो इस साल में जो आपका फेस्टिव शिपमेंट है वो कितना ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ ये कि आपने जो गाइडेंस दिया है वो बहुत तगड़ा है। अगर हम एबिटा की बात करें तो जो FY25 में 327 करोड़ था वो बढ़ के 800 करोड़ का हो जाएगा FY30 में, जो कि लगभग 2.5 गुना है। तो आप ज़रा बताएंगे सर कि मेन जो ग्रोथ ड्राइवर होंगे वो क्या होंगे? जी बिल्कुल, तो आप जो बात कर रहे हैं वो हमारा इंटरनेशनल सप्लाई चेन बिजनेस है, जो कि ऑल कार्गो ग्लोबल के नाम से चलेगा।
अभी जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से एक पूरा ग्रुप वाइड रीस्ट्रक्चरिंग चल रही थी, वो एक कंक्लूड हुई है। लास्ट हियरिंग हमारी एनसीएलटी का जो प्रोसेस है वो कंक्लूड हुआ है तकरीबन 10 दिन पहले, और अगले 15 दिन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डीमर्जर और मर्जर का कंपोजिट स्कीम का ऑर्डर आना चाहिए। उसके बाद मान लीजिए कि तकरीबन नवंबर के आसपास से एक डीमर्जर इफेक्टिव होना चाहिए। तो जो ऑल कार्गो ग्लोबल है वो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा, जिसके हमने नंबर्स फोरकास्ट किए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तो हम लोग जो वॉल्यूम है वो ग्रोथ देखते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे नए मार्केट्स में, नए प्रोडक्ट्स में हम ई कॉमर्स रिटर्न आज के दिन कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका से चाइना, हम क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स में भी ग्रोथ देख रहे हैं। हम लोग कुछ नए मार्केट्स में, लैटिन अमेरिका में, ईस्टर्न यूरोप में वॉल्यूम ड्राइव कर रहे हैं। और जो हमारे बाकी 70 कंट्रीज में हमारे खुद के ऑफिस है, वहां पे एक ग्रोथ मैं कहूंगा नहीं है यूरोप में पर्टिकुलरली, लेकिन एक स्टेडी मोमेंटम है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम नए मार्केट्स में, नए प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। तो अगले 6 से 12 महीने मान लीजिए कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगी, लेकिन उसके बाद में वापस ग्रोथ आएगी जो मैच्योर मार्केट्स हैं उनमें, और जितने भी नए इनिशिएटिव्स हैं उनकी वजह से हमारा एक ग्रॉस प्रॉफिट एक्सपैंड होगा। और जो दूसरा फर्क है जो प्रॉफिट को ड्राइव कर रहा है, वो है हमारी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स। क्योंकि हमारे बिजनेस में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा एसजीएनए कॉस्ट का कंपोनेंट है। ऑलमोस्ट पूरे ग्रॉस प्रॉफिट का 90% तक हमारा उसमें जाता है। वहां पे हम देख रहे हैं कि आज एआई की वजह से जो ऑटोमेशन मुश्किल था, नॉन स्टैंडर्ड प्रोसेस भी हम ऑटोमेट कर पा रहे हैं। आज के दिन हमारे ऑलरेडी काफी प्रोजेक्ट्स लाइव हैं, ईमेल कोटेशंस में, ऑपरेशनल असिस्टेंस में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट असिस्टेंस में, और आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो एआई की हेल्प से हम स्टैंडर्डाइज और ऑटोमेट कर सकते हैं। प्लस हम लोग वो भी देख रहे हैं कि कैसे हम लोग एक शेयर्ड सेंटर्स बना सकते हैं। पिछले 2-3 साल में हमने बहुत सारे सिस्टम्स रोल आउट किए हैं। तो उसकी वजह से हमें लगता है कि अगर आप देखेंगे तो एक वॉल्यूम ग्रोथ जो ग्रॉस प्रॉफिट को ड्राइव करेगी, और एसजीएनए ग्रोथ काफी म्यूटेड रहेगी इन सारे इनिशिएटिव्स की वजह से। तो एक प्रॉफिट के ऊपर जो है एक ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि FY25 से 26 तो एक मार्जिनल ग्रोथ हम देखते हैं, क्योंकि इस सीजन में टैरिफ की वजह से काफी दबाव भी रहा है। बट 27 ऑनवर्ड्स हमें लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम आना चाहिए, जो कि प्ले आउट करेगा अगले 4-5 साल में। ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस है। जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ में एक मोमेंटम है, वॉल्यूम्स काफी ग्रो कर रही हैं। ऑल कार्गो टर्मिनल्स में हम लोग कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे भी हमें लगता है कि मोर देन डबल हमारा एबिटा होना चाहिए। और वहां पे एक बहुत क्लियर विजिबिलिटी है, क्योंकि अगर आज आप देखेंगे तो जो हमारी इंडस्ट्री है, सीएफएस इंडस्ट्री, उसमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, और हम मार्केट लीडर भी हैं और साथ में नई कैपेसिटी भी मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो इस नई कैपेसिटी के साथ में एकदम क्लियर विजिबल पाथ है किस तरीके से हम अपनी वॉल्यूम्स ग्रो कर सकते हैं। एक नया आईसीडी प्रोजेक्ट एनसीआर में आ रहा है, जिसका ये सारे जो चैलेंजिंग पार्ट थे वो पूरे हो गए। अभी एग्जीक्यूशन पार्ट है, और वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। तो ये जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं ऑल कार्गो टर्मिनल्स में, वो क्लियरली हमें एक इंडिकेट करते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम ग्रो हो सकती है और किस तरीके से प्रॉफिट ग्रो हो सकता है। और जो तीसरा बिजनेस है हमारा गति का, उसमें हमें ऑलरेडी जो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है इंडस्ट्री में, सारे रिफॉर्म जो हमने जस्ट बात करी वो कंटिन्यू करना चाहिए। एब्सोल्युटली मिस्टर जाकर, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड, आपकी बातों Hi, से मानसी। कन्विक्शन है और कॉन्फिडेंस झलक रहा है। लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, और हम पूरे बेस्ट विशेस आपको देते हैं कि जो टारगेट्स आप सेट कर रहे हैं उन टारगेट्स को आप अचीव कर पाएं। लेकिन आपके प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस हाइक सिनेरियोज पर भी आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे। और देश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर की अगर बात करें, स्ट्रांग ग्रोथ पाथ पर है, इसे ध्यान में रखते हुए, इंडिया की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, किस तरह से बैलेंस और अलाइन कर रहे हैं आप अपने बिजनेसेस को? जी बिल्कुल। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले तकरीबन 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क में इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से अगर डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स की बात करें तो जो एक ट्रक मान लीजिए कि 10,000 किलोमीटर महीने में चलता था, आज 18,000 किलोमीटर चल सकता है। एक ऑपरेटिंग कॉस्ट उस वजह से कम आती है, फ्यूल कॉस्ट लार्जली कंट्रोल रही है। तो उसकी वजह से मैं बोलूंगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग का हमारा एक प्लान है कि हम देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, उसकी वजह से कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस आए, वो विजिबल लग रही है। वहां पे दिख रहा है कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हुई हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, टॉयज में, और भी काफी इंडस्ट्रीज में। तो मुझे लगता है जहां तक लॉजिस्टिक्स है अब काफी एफिशिएंट हो गई है। आज के दिन अगर आप बात करें तो हम ऑल कार्गो गति में जो सरफेस एक्सप्रेस करते हैं, आज हम एयर एक्सप्रेस से कम्पीट करते हैं काफी सेक्टर्स में। 10 साल पहले जो कार्गो एयर एक्सप्रेस से जाता था, आज वो सरफेस एक्सप्रेस से जा रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट में। तो मैं बोलूंगा कि लॉजिस्टिक्स में काफी बड़ा चेंज आया है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। लॉजिस्टिक्स जो अगर आप देखेंगे तो 10 साल पहले टेक्नोलॉजी में उतना प्रभाव नहीं था, थोड़ा सा पिछड़ी हुई थी मैं बोलूंगा टेक्नोलॉजी में। बट पिछले 10 साल में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं, सिर्फ हमारी कंपनी नहीं, पूरी इंडस्ट्री वाइड जो है।
तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो इंडिया का हमारा एक ग्रोथ का एस्पायरेशन, उसको लॉजिस्टिक्स कम से कम पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। और हम लोग तो इंटरनेशनल साइड में भी काफी हमारी प्रेजेंस है, तो हमें लगता है कि हम इंडिया की जो एक्सपोर्ट स्टोरी है उसमें भी काफी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे हमारे इंटरनेशनल सप्लाई चेन और ऑल कार्गो टर्मिनल्स बिजनेस के माध्यम से भी। जाखड़ जी, बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको, आपके जो भी एस्पिरेशंस हो वो पूरी हों। आपसे फिर से मुलाकात हुई सर, धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगर हम बाजार की बात करें तो निफ्टी ने अपनी सारी के सारी जो गेंस है लगभग वो कर दिए हैं सरेंडर। तो कल जो कहानी थी बाजार की, कल भी हमने देखा कि इंट्राडे में बाजार चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपरी स्तरों पर सप्लाई आ रही थी और बाजार मंदी की गिरफ्त में जा रहा था। आज भी वही स्थिति है। गेंस कितने हैं निफ्टी के? सिर्फ 17 अंकों के। निफ्टी बैंक की बात करें तो कल भी निफ्टी बैंक में हमने तेजी देखी है थोड़ी सी। आज भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी के मुकाबले जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़ा बेहतर दिखाई देगा। 170 अंकों के आसपास की तेजी है। हालांकि इस वक्त करीबन 900 शेयर अगर मंदी वाले हैं तो करीब 1600 शेयर हम देख रहे हैं कि आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन गिरने वाले शेयरों की जो तादाद है, जो संख्या है, वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। तेजी कहां पर है? आज हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में थोड़ा मोमेंटम है। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, ये बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। हीरो मोटो में 1.5% के आसपास की तेजी है। हालांकि ये शेयर निफ्टी से बाहर जा रहा है। आज इसका आखिरी दिन है। अब इसकी जगह पर कल से हम देखेंगे कि इंटरग्लोब एविएशन शामिल हो रहा है और मैक्स हेल्थ केयर आ जाएगी इंडसइंड बैंक की जगह। तो ये दो बदलाव होने हैं निफ्टी में आज क्लोजिंग से, यानी कि एप्लीकेबल होंगे ये कल के सत्र से। लेकिन ब्लू डार्ट शुरुआत ऐसी कोई बहुत खास नहीं की थी शेयर ने। हालांकि न्यूज बड़ी थी कि 1 जनवरी से प्राइसेस में 9 से 12% के आसपास की बढ़ोतरी करने जा रही है और काफी ये पिटा हुआ शेयर था, काफी ज्यादा करेक्ट हुआ था। लेकिन अब देखिए 9% ऊपर आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो निश्चित तौर पर आज का हम कह सकते हैं कि सुपरस्टार, आज का जो खिलाड़ी है वो ब्लू डार्ट है। और अगर हम ओपनिंग की, अगर हम फिसड्डी की बात करें तो वो निश्चित तौर पर मन इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, क्योंकि फंड डाइवर्जन वाले मामले में सीबी का फाइनल ऑर्डर आ गया है और पुष्टि हो गई है इस बात की कि उन्होंने फंड डाइवर्ट किया। और शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 11% की गिरावट के बाद थोड़ी सी रिकवरी इसमें आ रही है, लेकिन अभी भी 6.5% के आसपास की नरमी पर यह शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। डिक्सन टेक पर एक व्यू लेंगे, क्योंकि डिक्सन टेक पिछले 2 सत्र में 8% टूटा। आज फिर से हम देख रहे हैं कि करीब 3 से 3.5% के आसपास की गिरावट डिक्सन टेक में है और 16,500 के नीचे चला गया इसका भाव। 16,123 आज का लो है। तेजस भाई, डिक्सन टेक और गिरेगा क्या? शॉर्ट करना है या फिर अब इतनी गिरावट के बाद कॉन्ट्रा बाइंग का प्ले भी हो सकता है? क्या है आपके विचार सर? देखिए, डिक्सन टेक की हम बात करें तो टेक्निकली काफी वीक है स्टॉक। कल के सत्र में 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया है। नेगेटिव 10-20 डे का क्रॉसओवर भी हुआ है। 3 ब्लैक क्रॉस की पैटर्न फॉर्म हुई है जो एक बेरिश पैटर्न है। मेरे हिसाब से करंट भाव पे शॉर्टिंग करना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिरावट हो चुकी है। बट स्टॉक जो है अभी भी गिर सकता है। इसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो करीबन 15,500 से लेके 15,600 के करीबन है, जो का 200 दिन का मूविंग एवरेज सपोर्ट है। वहां पे अगर किसी को निवेश करना है फ्रॉम 1 ईयर पर्सपेक्टिव तो वो एक अच्छा लेवल हो सकता है, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 3 to 4%। जो बिकवाली का दौर है वो जारी रहेगा और स्टॉक हमें लग रहा है नीचे में 15,500 से लेके 15,600 तक का लेवल छू सकता है फ्रॉम द करंट लेवल्स। 15,500, 16,100 तक तो आ गया और ये 18,200 से इसकी गिरने की शुरुआत हो गई थी। 16,200 के नीचे शेयर है। 2,000 रुपए साफ हो गए 3 दिन में। ये होता है कि मतलब भले ही बड़े साइज का शेयर हो, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर कमजोर होता है तो धड़ाधड़ फिर गिरावट भी आती है। और डिक्सन टेक ने क्यूटेक इंडिया का एक एक्विजिशन किया है। हालांकि एक्विजिशन कोई बहुत बड़ी नहीं है तो उसका असर होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह खबरें ये भी चल रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर क्या टैरिफ बढ़ाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। सेमीकंडक्टर वगैरह को लेकर तो आगे कह ही चुके हैं, तो थोड़े से नेगेटिविटी हो सकता है। अमेरिका से इनकी अगर हम टोटल आय की बात करें 5% के आसपास की आय वहां से आती है। लेकिन ये गिरावट, इसके पीछे कोई और वजह होनी चाहिए। ये वजह जरा हम खोजने की कोशिश जरूर करेंगे डिक्सन टेक में।
लेकिन डी लेटर वाला एक और शेयर है जिस पर व्यू जानना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा भी, और शेयर का नाम है डिलीवरी। लगातार हमने पिछले 6-7 सत्र में शेयर को गिरते हुए देखा, आज लग रहा है कि ये अब गिरावट पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार है। कुणाल जी, डिलीवरी ने वैसे कमाई तो बहुत कराई है, खूब जम के चला है शेयर ये, और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई और आज उस प्रॉफिट टेकिंग पर ब्रेक लग रही है। क्या राय होगी आपकी डिलीवरी के शेयर को लेकर? अगर तेजी में है तो बने रहें। तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक 100% की रैली के बाद 240 का स्टॉक था, आई थिंक करीबन मार्च अप्रैल 2025 में। वहाँ से स्टॉक ने करीबन 480-500 के आसपास का एक हाई बनाया है, जो आई थिंक मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली थी डिलीवरी में। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है अभी करेक्टिव वेव में वापस आ चुका है। लास्ट वीक हमने देखा कि स्टॉक में अच्छा करेक्शन आया था, 480 से के लेवल से स्टॉक करीबन 440-450 के लेवल्स को रीटेस्ट कर चुका था। मेरा मानना है कि इस बाउंस बैक के बाद में हो सकता है कि आने वाले कुछ एक सत्र में थोड़ा सा और प्रेशर बन सकता है हायर साइड पे, बिकॉज इतने बड़े रैली के बाद में ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट या करेक्ट कर सकता है। तो मैं फिलहाल लॉन्ग साइड में या बाई साइड में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा डिलीवरी में। चलिए, तो डिलीवरी पर ये क्राई, इस बीच बाजार पर भी नजर रखें। न्यू लिस्टिंग भी लगातार आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश करें। ऊपरी स्तरों से बाजार जो है फिसलता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की गिरावट ऊपरी स्तरों से देखी जा रही है। निफ्टी और साथ साथ बैंक निफ्टी में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स। बताया था आपको कि आज के सत्र में वॉलेटिलिटी नज़र आ सकती है, एक्सपायरी का सेशन है। और अब देखिए 24,728 के स्तर जहां हमने देखे थे, वहां से 24,652 के लेवल्स पर फिसलता हुआ इस वक्त निफ्टी। बैंक निफ्टी पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन कुणाल, गुड मॉर्निंग, आप बताएं आपकी तरफ से आज के लिए ट्रेडिंग आइडियाज़ क्या होंगे फिर? तो मैं यहाँ पे 2 कॉल सजेस्ट करूंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा इंडियन बैंक पे। पीएसयू बैंक्स भी हम देख रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे हम देख रहे हैं कि कुछ एक स्टॉक्स में स्पेसिफिक मोमेंटम बरकरार है। इंडियन बैंक पे बुलिश रहूंगा, 745 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस 715 का ट्रेल कर सकते हैं फिलहाल करंट लेवल से। बीपीसीएल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड दमदार ब्रेकआउट हमने कल देखा। प्राइस ब्रेकआउट, वॉल्यूम ब्रेकआउट और काफ़ी सारे जो चार्ट पैटर्न्स है वो मल्टी वीक कंसोलिडेशन के बाद वापस उभर के बाहर आ रहे हैं। तो मेरे अनुमान से ये जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो सकता है ओएमसीज में। तो मैं इस पर सेलेक्ट करूंगा बीपीसीएल आज की ट्रेड के लिए। टारगेट रख सकते हैं 345 का, स्टॉप लॉस 330। ओके, बीपीसीएल, इंडियन बैंक, इनफैक्ट बीपीसीएल हमारे एक्सपर्ट्स के लगातार फोकस रेडार पर सुबह से दूसरी बार दूसरे एक्सपर्ट की तरफ से कन्विक्शन इस स्टॉक में आता हुआ 0.5% के गेन्स हैं। लेकिन कुणाल, एक और स्टॉक है ब्लू डार्ट, इसे पुल अप करना चाहिए। 10% की तेज़ी इस वक्त नज़र आ रही है। आज के खिलाड़ी के लिस्ट में इसे हमने एडअप किया था। बाजार खुलने के साथ साथ स्टॉक में मोमेंटम जो है लगातार बढ़ता हुआ रिविजिट करना चाहेंगे। कुणाल, 6123 के लेवल्स पर कोई राय? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है मानसी, बिकॉज अगर हम लास्ट 4 साल का चार्ट देखें 2021, 22 और उसके बाद, तो लगभग 5 से 6 बार स्टॉक ने इस 6,000, 5,500 के मेजर सपोर्ट से बाउंस बैक किया है। हर बार हमने देखा है कि जब भी स्टॉक में इस लेवल का रिटेस्ट किया है सपोर्ट, वहाँ से करीबन मिनिमम आई थिंक 7,500 के आसपास का स्टॉक चला है और हायर साइड में 9,000, 9,500 भी स्टॉक ने दिखाया है। तो मेरे अनुमान से अगर हम एक बाउंस बैक ट्रेड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कंजर्वेटिव साइड पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 7,000, 7,500 के लिए आने वाले 2 से 3 महीनों में स्टॉक रिटेस्ट कर सकता है। तो अगर उस टारगेट्स के अनुमान से देखूं तो मेरे अनुमान से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है आज भी मीडियम टर्म ट्रेडर्स को ट्रेड इनिशिएट करने के लिए। 7,000, 7,500 का एक 2 से 3 महीने की टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट रख सकते हैं ब्लू डार्ट पर। ऑलराइट, तो ब्लू डार्ट में धुआंधार तेजी यहाँ पे 9% का उछाल है और अभी भी जो है भरोसा कायम है। कुणाल का बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, आज जुड़ने के लिए और तमाम काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी करने के लिए। थैंक यू। और चलिए अब स्वागत करते हैं दीक्षित मित्तल का। LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के साथ ये काम करते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दीक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है ET स्वदेश पे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और सबसे पहले बाजार पे आपका नज़रिया, क्योंकि पूरे सितंबर मंथ को देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स हमें देखने को मिले। कहीं ना कहीं GST को लेकर एक्साइटमेंट थी, पर फिर भी FIIs का भरोसा भारतीय बाज़ारों पे लौटता हुआ नहीं दिखा। RBI पॉलिसी, फेड रेट कट, ये सब कुछ बाजार कहीं ना कहीं फैक्टर इन करके चल रहा है। पर फिलहाल किस तरीके के मौके आप देख रहे हैं दीक्षित बाजार पे, और क्या लगता है यहाँ से और भी तेजी की उम्मीद की जाए बाजार में? धन्यवाद मुझे आपके शो में इन्वाइट करने के लिए।
जैसा कि आपने बोला कि सितंबर में मार्केट कंसोलिडेशन मोड में गया है, बट इसको अगर हम थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में देखें, लास्ट एक से आई थिंक जुलाई लास्ट ईयर से अभी तक करीब 1.25 साल हो गया है, मार्केट का लेवल एक ही है। तो बेसिकली इसको मैं ऐसे देखूंगा कि जो भी चीजें अब ग्लोबली हो रही हैं या लोकली हो रही हैं, तो मार्केट एक तरह से कंसोलिडेशन मोड में जा रहा है, रादर देन कि उसको बहुत बड़ा प्राइस करेक्शन आ जाए। तो टाइम करेक्शन में बाजार है और बाजार एक वेट कर रहा है एक पॉजिटिवनेस, एक ट्रिगर आने का, जो कि अभी के टाइम पे लग रहा है कि अर्निंग ही मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। बिकॉज अगर हम पी मल्टीपल्स की बात करें, अभी हम 20-21 के आसपास चल रहे हैं पी मल्टीपल पे, जो कि फेयर लग रहा है हमको, ना ही बहुत सस्ता है ना ही बहुत महंगा है। बट यहाँ से बाजार को ऊपर जाने के लिए हमको एक अर्निंग के ट्रिगर का एक इंतजार है, जो हमको लग रहा है कि एटलीस्ट तीसरे क्वार्टर से अर्निंग में एक पॉजिटिव ट्रिगर आ सकता है। बिकॉज जो सेकंड क्वार्टर के अभी जो रिजल्ट्स आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, हमको लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट भी थोड़ा सा कमजोर आएंगे, क्योंकि एक तो जो बारिश हो रहा है अक्रॉस द कंट्री, तो उसके कारण काफी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में हो या बाकी सब चीजें हो, वहां पे डेफरमेंट हुआ है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। सेकेंडली जो हमारा जीएसटी कट हुआ है, तो उसके कारण भी जो लोग खरीदारी करने के लिए वेट कर रहे थे फॉर द जो नए रेट्स आने वाले थे, तो वो 22 सितंबर के बाद ही आए हैं। तो हमको ये लग रहा है कि कंजम्पशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब में थोड़ा सा स्लो डाउन दिख सकता है सेकंड क्वार्टर में। और बैंकिंग सेक्टर भी जो सेकंड क्वार्टर का जो नतीजे आने वाले हैं, उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर दिखेगा। तो इसके कारण बाजार थोड़ा वेट कर रहा है सेकंड क्वार्टर का अर्निंग आने के लिए। तो जैसे ही अर्निंग आएगा, मैनेजमेंट इन्वेंटरीज आएगा और थोड़ा सा तीसरे क्वार्टर से थोड़ा सा अपटिक अगर दिखेगा, तो हमारा ये अनुमान है कि तीसरे आफ्टर सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखा सकता है। और उस टाइम तक हो सकता है कि हमारा टैरिफ इशू भी थोड़ा बहुत सोल्व हो जाए, तो उसके कारण मार्केट को एक ट्रिगर का इंतजार है। बट तभी तक आई थिंक मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में रह सकता है। ठीक है, ये व्यू दीक्षित जी की तरफ से। दीक्षित जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपका पसंदीदा सेगमेंट, नवरात्रि के मौके पर नवरात्रि शेयर। आपके जाएगा नहीं।